नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल गवर्नमेंट एग्जाम स्टडी में। दोस्तों, आज हम लोग यहाँ पर ज्योग्राफी के कंप्लीट प्रैक्टिस सेट जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं हर टॉपिक से वो मैं यहाँ पर लेकर आई हूँ आपके लिए। 200-250 प्रश्न हैं, तो पूरी वीडियो को ज़रूर देखिएगा दोस्तों। और कैसी लगी ये भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इसको पढ़ने के बाद जो इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं उनके साथ साथ मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन में बताती चलूँगी। चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए हुए शुरू कर लेते हैं। पहला प्रश्न है आपका, भारतवर्ष आकार में विश्व का कौन सा बड़ा देश है? किस नंबर पे भारत आता है अगर हम साइज़ की बात करें? आपको ये पता है कि भारत जो है वो जनसंख्या में देखा जाए तो चाइना पहले नंबर पे आता है जनसंख्या की दृष्टि में, और दूसरे नंबर पे आपका भारत आता है। ठीक है, हम अगर आप विश्व में साइज़ की बात कर लें, भारत का एरिया की बात कर लें, क्षेत्रफल कितना है, तो भारत जो है दोस्तों वो 7वें नंबर पर आता है। ठीक है, 7वां सबसे बड़ा देश आपका भारत है। और सबसे पहला बड़ा जो है, सबसे ज़्यादा एरिया जो है आप मैप में भी देखा होगा, वर्ल्ड मैप में रशिया के पास है। फिर आपके पास दोस्तों कनाडा है, फिर आपके पास चाइना है, फिर यूएसए है, फिर ब्राज़ील है, और लास्ट में आपका ऑस्ट्रेलिया है। और 7वें नंबर पर आपका भारत है। देख लीजिए, 3 आपको दिख रहे हैं, रशिया, कनाडा, चाइना, फिर यूएसए, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया। थोड़ी सी स्पीड तेज़ रखूँगी दोस्तों कि टाइम वेस्ट नहीं करना है, इस टाइम को पूरा यूटिलाइज़ करना है। नेक्स्ट देख लेते हैं, भारतवर्ष में लगभग कितने गांव हैं? मैंने दोस्तों अभी आपको लिंक भी दे दूंगी डिस्क्रिप्शन का, सेंसस करा रखा है, आप उस सेंसस को जरूर पढ़ लीजिएगा। 1 या 2 प्रश्न हर बार परीक्षाओं में सेंसस से पूछ लिए आते हैं। अब ये ज़रूरी नहीं कि उससे पूछे जाए, लेकिन पूछे जरूर जा सकते हैं, तो आप उनको देख लीजिएगा। यहाँ पे जो प्रश्न है कितने गाँव हैं, तो दोस्तों दूसरे का आपका हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि लगभग जो गाँवों की संख्या है वो 6,40,000 है, जो कि यहाँ कहीं नहीं लिखा हुआ है। नेक्स्ट देख लेते हैं, कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका। कर्क रेखा सबसे पहले क्वेश्चन आता है कई बार कि कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो आप बताएंगे कर्क रेखा जो दोस्तों है वो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। 8 राज्य कौन कौन से, उनके नाम आपको पता होना चाहिए। इसलिए एक बात आपसे कहूँगी कि मैप खोल के एक बार ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या कर्क रेखा को देख ज़रूर लीजिएगा, कैसे पास हुई है, कहाँ कहाँ से पास हुई है। ठीक है दोस्तों, अब मैं बता देती हूँ कौन कौन से उसके राज्य हैं। सबसे कॉर्नर से हम शुरुआत करेंगे तो गुजरात पड़ेगा, फिर राजस्थान पड़ेगा, फिर आपका मध्य प्रदेश पड़ेगा, फिर छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, और आपका त्रिपुरा और मिज़ोरम। ठीक है, समझ में आ गया। ये 8 राज्य हैं जहाँ से गुजरती। कौन कौन से हैं? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिज़ोरम। 8 हैं आपके, देख लीजिए। ठीक है, तो किस राज्य से होकर गुजरती हूँ, ऑप्शन में देख लीजिए अब कौन सा है इसमें से। झारखंड। तीसरे का आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? झारखंड, मिजोरम और त्रिपुरा से तो आपका कर्क रेखा जो है पास ही होता है, तो कौन सा राज्य इसमें से कर्क रेखा के उत्तर में होगा दोस्तों? मणिपुर। मणिपुर की लोकेशन, एक बार इन सब चीज़ों की लोकेशन अगर आपको नहीं आइडिया है, मैप खोल के 5 मिनट के लिए या फिर गूगल पे अपने फ़ोन में ही 5 मिनट के लिए मैप देख लीजिएगा, आपको लोकेशन ज़रूर पता चल जाए। और उससे मैं बता रही हूँ कई चीज़ों की प्रॉब्लम्स आपकी हल हो जाएगी, आपको बार बार रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं 5वां प्रश्न, भारतीय मानक समय निम्नलिखित स्थानों में से किसके समीप से लिया जाता है? तो भारतीय मानक समय यानी कि आईएसटी जिसे बोलते हैं आप, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, उसकी वैल्यू क्या होती है दोस्तों? उसकी वैल्यू होती है 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट। ठीक है, और इसमें क्या है दोस्तों, किस जगह से ली जाती है? ये इलाहाबाद के पास से ली जाती है। ठीक है, इलाहाबाद के पास से ली जाती है। वैल्यू देख लीजिए 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट, ये आपको पता होनी चाहिए। एक और बात आपको बताऊंगी, जो भारत आपका ईस्ट और वेस्ट जोन है, अब सबसे इधर आपको पता है ईस्ट है और इधर की तरफ आपका गुजरात वेस्ट है, उन दोनों के बीच में अगर पूछा जाता है कई बार कितने घंटे का समय पाया जाता है, आप बताएंगे इन दोनों के बीच में 2 घंटे का अंतराल पाया जाता है। कितने घंटे का? ईस्ट और वेस्ट में 2 घंटे का। नेक्स्ट देख लेते हैं, भारतीय मानक समय एवं ग्रीनविच माध्य समय में अंतर पाया जाता है। भारतीय मानक समय यानी कि आपका आईएसटी, और ग्रीनविच आपका स्टैंडर्ड टाइम जो है, ग्रीनविच मेरिडियन टाइम बोलते हैं, जीएमटी आपका, ये वर्ल्ड का पूरा स्टैंडर्ड है। ठीक है, तो ये दोस्तों आपका इन दोनों में कितना अंतर पाया था दोस्तों? 5.5 घंटा आगे है। भारतीय मानक समय जो है वो 5.5 घंटा आगे है ग्रीनविच टाइम से। ठीक है, तो उन दोनों के बीच में अंतर जो है कितने घंटे का है? 5.5 घंटे का। दोस्तों इस प्रैक्टिस सेट को पूरा देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत फायदेमंद होगा। देखने के बाद आप खुद लिखेंगे कि हाँ मैम वाकई बहुत चीज़ें रिवाइज हो गई और बहुत टू द पॉइंट था। किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है? किस राज्य की सीमा नहीं मिलती दोस्तों? मैंने फिर से कहा है, अगर आपको कन्फ्यूज़न है प्लीज़ एक बार मैप ज़रूर देख लीजिएगा। सारी देखेंगे आप, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम सब मिलता है, कौन सा नहीं मिलता है? मणिपुर नहीं मिलता है। 7 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा।
नेक्स्ट देख लेते हैं, किस राज्य की सीमा भूटान राष्ट्र के साथ नहीं मिलती? अब भूटान की लोकेशन आपको पता है कहाँ है, ऊपर की तरफ है। भूटान आपको पता है ना कहाँ है, सिक्किम के पास वाला एरिया, यहाँ भूटान है आपका। तो कौन सी इसमें से बताइए भूटान से नहीं मिलती है? तो कौन सी नहीं मिलती? मेघालय नहीं मिलती, बाकी इसमें से तीनों भूटान से आपका मिलता है। 8 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए, दुरंत लाइन किसके साथ भारत की सीमा निर्धारित करती है? तो आपको मैं बता दूं 3-4 लाइनें हैं, यही बता दूं तो कई क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे। दुरंत लाइन जो आपका उसके वो किसके बीच में है? इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में है, ठीक है। अगर हम बात कर लें रेड क्लिफ लाइन, कौन सी लाइन? रेड क्लिफ लाइन, ये किसके बीच में है दोस्तों? ये इंडिया और पाकिस्तान के बीच में है, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में है। ऐसे अगर हम बात कर लें मैक-मोहन रेखा बोलते हैं, मैक-मोहन, ये किसके बीच में है दोस्तों? ये इंडिया और चाइना के बीच में, ठीक है। 3 है, दुरंत आपका इंडिया पाकिस्तान, सॉरी इंडिया अफगानिस्तान, रेड क्लिफ आपका इंडिया पाकिस्तान, मैकमोहन आपका इंडिया और चाइना है। और कई बार जो मैंने आपको बताया दुरंत लाइन इंडिया और अफगानिस्तान और पाकिस्तान अफगानिस्तान होता है, क्योंकि इस समय पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से लगा हुआ वो एरिया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? दुरंत लाइन किसके सीमा निर्धारित करती है? आप बताएंगे अफगानिस्तान के साथ। नेक्स्ट देख लीजिए 10 का, रेड क्लिफ लाइन मैंने बताया किसके साथ देखा है? रेड क्लिफ रेखा भारत पाकिस्तान की। 10 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, किसके द्वारा भारत श्रीलंका से अलग होता है? किसके द्वारा होता है? पाक स्ट्रेट के द्वारा। आपने देखा है ना, आपका ये भारत है, यहाँ पे ऐसे ऐसे कुछ बना हुआ है और यहाँ पे फिर क्या आपका श्रीलंका। तो ये क्या है आपकी? ये पाक स्ट्रेट है, पाक जल डमरुद्ध, ये आपका क्या है? पाक स्ट्रेट। तो 11 का आपका बी हो जाएगा। मैकमोहन रेखा किसके बीच में है? भारत और चाइना के बीच में। नेक्स्ट देख लेते हैं, भारत के निम्नांकित राज्यों में से किसके 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं? बहुत बार आया हुआ प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि आसान ज़रूर होता है लेकिन कई बार ही आता है। तो 12 का क्या है? त्रिपुरा। त्रिपुरा जो है आपका, उसके 3 तरफ कौन सा देश है? उसके 3 तरफ से वो बांग्लादेश से घिरा हुआ है। तो पूछा जाए कौन सा राज्य इसके 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं, तो कौन सा है? त्रिपुरा, और तीनों तरफ ये बांग्लादेश से घिरा हुआ है। नेक्स्ट देख लीजिए तेरा प्रश्न, भारतीय उपमहाद्वीप एक विशाल भूखंड का भाग था, जिसे क्या कहते हैं? जिसे दोस्तों गोंडवाना लैंड कहते हैं, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? गोंडवाना लैंड। 13 का डी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है दोस्तों? 14 का आपका डी हो जाएगा, इसे भाबर कहा जाता है, ठीक है। अभी मैं आपको एक लिंक और दे दूंगी, ज्योग्राफी का ही कंटेंट है, क्योंकि वो भी आपका सॉयल्स वाला, उसको भी ज़रूर देख लीजिएगा। मैं ज्योग्राफी क्लास में उसको डाल भी देती हूँ। सॉयल्स का छोटी सी क्लास है, वो भी ज़रूर देख लीजिएगा। उसमें जितनी चीज़ें मैंने मिट्टी के बारे में बता दी, उससे बाहर कभी मिट्टी नहीं आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हिमालय पर्वत निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है? तो बताइए किसका नहीं है? उत्तर प्रदेश का नहीं, समझाने की मुझे ज़रूरत नहीं है। उत्तराखंड, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश में हिमालय पर्वत का हिस्सा फैला हुआ है। उत्तर प्रदेश में आपके हिमालय का कोई भी पोर्शन नहीं है। तो 15 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्विक रिवीजन में क्विक आंसर होने चाहिए। 16 देखिए, सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है, सबसे नवीन कौन सी पर्वत श्रेणी है आपकी? शिवालिक। सबसे लेटेस्ट जो आपकी पर्वत श्रेणी है वो शिवालिक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, लघु हिमालय स्थित है। लघु हिमालय किसके बीच में? देखिए आपको पता है 3 पोर्शन होते हैं हिमालय के, कौन कौन सा? एक आपका ग्रेट हिमालय, ऐसे वृहद हिमालय बोलते हैं। दूसरा आपका होता है, कौन सा होता है? दूसरा आपका लघु हिमालय या फिर मध्य हिमालय से आप बोलते हैं। सबसे लास्ट में आपका शिवालिक होता है, ठीक है। शिवालिक, ग्रेटर हिमालयाज होते हैं, लेसर या मिडिल हिमालयाज, और आपके शिवालिक होते हैं। तो पूछा गया आपसे यही, लघु हिमालयाज या लेसर हिमालय किसके बीच में है? तो ये आप बताओगे कि ट्रांस हिमालय और शिवालिक के, सॉरी महान हिमालय और शिवालिक के बीच में, यानी कि 17 का आपका बी हो जाएगा। ग्रेट हिमालय को महान हिमालय बोलते हैं, महान हिमालय और शिवालिक के बीच में कौन सा है? लघु हिमालय है। नेक्स्ट देख लेते हैं, ये आपसे पूछा जाता है कि ये जो श्रेणियों के यहाँ नाम लिखे हैं ना, ये बहुत महत्वपूर्ण है और परीक्षा में ज़रूर पूछा जाता है। ये ऐसे क्वेश्चन है जो हर बार अगर किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे या फिर आपके पास प्रैक्टिस सेट होंगे प्रीवियस ईयर वाले, जो भी एग्जाम्स की आप तैयारी कर रहे होंगे, वहाँ देखेंगे कुछ क्वेश्चन हमेशा आते हैं। ये उसमें से एक है, फेवरेट क्वेश्चन है। दक्षिण से उत्तर की ओर क्रम से लगाना है। हम देख लेते हैं कि पहाड़ियों का क्रम क्या है। सबसे ऊपर जो दोस्तों है वो है काराकोरम, ठीक है। उसके बाद लद्दाख, उसके बाद आपका जास्कर और फिर आपका धौलाधर है। धौलाधर आपका हिमाचल प्रदेश में है। दक्षिण से उत्तर की ओर लगाना है, यानी कि नीचे से लगा दीजिए। सबसे पहला नंबर पे क्या आएगा आपका? धौलाधर, फिर क्या आएगा आपका? जास्कर, और फिर क्या आएगा आपका? लद्दाख, और फिर क्या आएगा आपका? काराकोरम। 2, 1, 3, 4 यानी कि 18 का ए आ जाएगा। समझ में आ रहा होगा मैंने क्या बताया। सबसे ऊपर याद रखिएगा काराकोरम है, या तो इनको अल्फ़ाबेट से भी याद रख सकते हैं कि के पहले आता है, फिर एल आता है, फिर जेड आता है। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और फिर धौलाधर।
नीचे से ऊपर कर दीजिए, ऊपर से नीचे कैसे भी कर लेंगे, आपको ऑर्डर ये वाला रट लेना है। बहुत बार आया है इसीलिए बोल रही हूँ, इसको जरूर कहीं लिख लीजिए, बहुत बार प्रश्न में आया है ये। नेक्स्ट देख लेते हैं। पूर्वी हिमालय की तुलना में ट्री लाइन का ऊंचाई मान पश्चिमी हिमालय में क्या होता है, कम होता है। अगर आप पूर्वी हिमालय की तरफ देखेंगे तो उधर जो आपके ट्रीज होते हैं, जो पेड़ की ऊंचाई होती है वो क्या होती है, ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू पश्चिम हिमालय की तरफ। यहाँ पे क्या होता है, इसीलिए ऊंचाई भी आपने देखी होगी, ऊंचाई जो पर्वतों की है वो किस तरफ ज़्यादा है, वो ज़्यादा है आपकी पूर्वी हिमालय में। पश्चिमी हिमालय में ऐसे हिमालय फैले हुए हैं और पूर्वी हिमालय में ऐसे ऐसे ऊंचे ऊंचे हिमालय फैले नहीं हुए हैं। ठीक है, तो 19 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, कम है। नेक्स्ट देख लेते हैं। पश्चिमी हिमालय संसाधन प्रदेश के प्रमुख संसाधन है, क्या मिलता है सबसे ज़्यादा पश्चिमी में, वन मिलते हैं, तो 20 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए 21। पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है। पीर पंजाल श्रेणी कहाँ पाई जाती है दोस्तों, ये पाई जाती है आपकी जम्मू एंड कश्मीर में। कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं है मुझे लगता है आपको। पीर पंजाल श्रेणी, जो मैं श्रेणियों के नाम बता रही, धौलाधर, एक बार 5 मिनट के लिए गूगल पे, अगर आपके एटलस नहीं तो एक बार मैप ज़रूर देख लीजिएगा, बस काम खत्म आपका है। नेक्स्ट देख लेते हैं। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी दोस्तों आपकी अनाईमुडी है। ठीक है, 22 का ए हो जाएगा, सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी। कौन रेजिडुअल पर्वत का उदाहरण है, कौन सा है दोस्तों, अरावली। अरावली को आप अवशिष्ट पर्वत या फिर रेजिडुअल पर्वत बोलते हैं। अरावली की सबसे ऊंची चोटी जो है वो कौन सी है दोस्तों, गुरु शिखर है। ठीक है, और अरावली जो है आपका वो 3 राज्यों में फैला हुआ है। ठीक है, 3 राज्यों में फैला हुआ, सबसे ज़्यादा इसका जो पोर्शन है वो है राजस्थान में। नेक्स्ट देख लीजिए। भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रेणी कौन सी है, ये भी कौन सी है दोस्तों, अरावली। 24 का क्या हो जाएगा, अरावली, डी। सबसे प्राचीनतम है ये, रेजिडुअल पर्वत, अवशिष्ट पर्वत, और सबसे पुरानी जो है वो कौन सी आपकी, अरावली है। नेक्स्ट देख लीजिए। नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य क्या स्थित है, सतपुड़ा स्थित है। नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच में आपका सतपुड़ा है। ठीक है, सतपुड़ा जो है वो नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच में स्थित है। नेक्स्ट देख लीजिए। जहाँ पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं उन्हें, वहाँ पर कौन सी पहाड़ियाँ स्थित हैं, तो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट जहाँ मिलते हैं दोस्तों, वहाँ पर आपकी नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं, जो बहुत फेमस हिल स्टेशन भी आपका है। नीलगिरी पहाड़ियाँ जो आपकी हैं दोस्तों, वहाँ पे क्या है, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट आपस में मिलते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। आपका है नीलगिरी पर्वतमाला जिस राज्य में स्थित है वो कौन सा राज्य है। यहाँ पे तो एक ही राज्य दिया हुआ है, तमिलनाडु। वैसे अगर देखा जाए तो नीलगिरी पर्वतमाला आपकी 3 राज्यों में फैली हुई है, एक आपका केरल है, तमिलनाडु है और आपका कर्नाटक है। मैं बेसिकली बात करूँ तो दोस्तों सबसे ज़्यादा जो पोर्शन है नीलगिरी का वो किस में है, वो तमिलनाडु में है, थोड़ा पोर्शन केरल में और कर्नाटक में भी है। ठीक है, तो अगर ये पूछा जाए कितने राज्यों में, तो 3 बताएंगे, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, तीनों में है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो है वो कहाँ पे है, तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। कौन सा पर्वत श्रेणी इसमें से एक ही राज्य में फैली है। हिमालय तो आपको पता ही कि बहुत फैला हुआ है यहाँ से वहाँ तक, तो एक ही राज्य में नहीं होगा। किलिमंजारो भी नहीं है, अरावली भी मैंने आपको बता दिया 3 राज्य में है। तो कौन सा बचा, अजंता। अजंता केवल एक राज्य में फैला है, कहाँ पर, महाराष्ट्र में। तो कौन सी पर्वत श्रेणी है जो खाली एक राज्य में फैली, वो आपकी अजंता है। नेक्स्ट देख लीजिए। पश्चिमी घाट को क्या कहते हैं, तो पश्चिमी घाट को सह्याद्री कहते हैं। 29 का आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट, कार्डमम पहाड़ियाँ जिन राज्यों की सीमाओं पर स्थित हैं वहाँ हैं, तो कार्डमम पहाड़ियाँ आपकी किस राज्य पर स्थित हैं दोस्तों, कार्डमम पहाड़ियाँ आपकी केरल और तमिलनाडु में स्थित हैं, सी। कार्डमम पहाड़ियाँ आपकी केरल और तमिलनाडु के मध्य स्थित हैं। अब मैं आपको बता देती हूँ एक चीज़ और, अभी आपको मैंने बताया सबसे जो ऊंची आपकी चोटी होती है वो कौन सी है, मैंने बताया आपको अन्नामलाई। कौन सी है, अन्नामलाई या अनाईमुडी। उसके बाद कौन सी आती, नीलगिरी, और उसके बाद आपकी कौन सी आती, कार्डमम। मैंने क्यों बता दिया, कार्डमम या इलायची की पहाड़ियाँ नीचे हैं, कई बार इन तीनों का भी ऑर्डर लगाने को आता है। सबसे ऊपर अन्नामलाई, फिर नीलगिरी और फिर आपका कार्डेमम। नेक्स्ट देख लेते हैं। शेवरॉय पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं, तो शेवरॉय पहाड़ियाँ दोस्तों तमिलनाडु में स्थित है। 31 का सी हो जाएगा, शेवरॉय पहाड़ियाँ तमिलनाडु में स्थित हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। कौन सी महाराष्ट्र में नहीं स्थित है, बालाघाट, हरिश्चंद्र, सतमाला, सब आपकी वहीं पे है महाराष्ट्र में। मांडव आपको पता होगा, मांडव जो है वो गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट देख लेते हैं। माउंट एवरेस्ट कहाँ है, तो माउंट एवरेस्ट आपका नेपाल में, 32 का डी हो जाएगा। नेक्स्ट, 2 बार माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त करने वाली महिला पर्वतारोही कौन है, तो कौन है दोस्तों, संतोष यादव। 34 का सी हो जाएगा, संतोष यादव। नेक्स्ट देख लीजिए। भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी, सबसे ऊंची कौन सी पर्वत चोटी है, गॉडविन ऑस्टिन। 35 का ए हो जाएगा, सबसे ऊंची वही है आपकी। 36 देख लीजिए। नंदा देवी चोटी, ये किसका भाग है दोस्तों, आपके पास 4 यहाँ पे हिमालय दिख रहे हैं, असम, कुमाऊं, नेपाल और पंजाब हिमालय। मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ कौन कौन से हिमालय कैसे हैं,
देखिए दोस्तों, आपके सबसे किनारे इंडस नदी या फिर सिंधु नदी जिसे आप बोलते हैं वो बहती है। ठीक है, एक सेकंड अच्छे से क्लियर लिख दो, रुक जाइए। ये देखिए इधर, इधर आपकी समझिए ये सिंधु नदी है। कौन सी नदी है? सिंधु नदी यानी इंडस नदी है। और इधर आपकी कौन सी नदी है? सतलज है। ठीक है, तो सिंधु और सतलज के बीच में जो एरिया होता है उसे बोलते हैं पंजाब हिमालय। क्या बोलते हैं? पंजाब हिमालय। किसके बीच में? सिंधु और सतलज के बीच में। सतलज और काली के बीच में, सतलज और काली के बीच में जो एरिया है उसे क्या बोलते हैं? कुमाऊं हिमालय। क्या बोलते हैं? कुमाऊं हिमालय। उसके बाद काली और तीस्ता के बीच में, काली और तीस्ता के बीच में जो एरिया उसे बोलते हैं असम हिमालय। और तीस्ता और ब्रह्मपुत्र के बीच में जो एरिया है उसे क्या बोलते हैं? हम उसे बोलते हैं, गलत बता दिया मैंने आपको, फिर से बताती हूँ। देखिए मैंने आपको बताया, इसमें लिखने में दिक्कत थोड़ी थोड़ी सी ना। इंडस यानी कि सिंधु और सतलज के बीच में जो एरिया है वो कौन सा है? पंजाब का एरिया है। सतलज और काली के बीच में जो एरिया है वो कौन सा है? वो कुमाऊं एरिया है। काली और तीस्ता के बीच में जो एरिया है वो कौन सा है? नेपाल एरिया है। तीस्ता और आपका ब्रह्मपुत्र के बीच में जो एरिया है वो कौन सा है? वो आपका है असम का एरिया। ये क्यों बताया है? कई बार ऐसा आता है कि नदियों के आधार पर आप हिमालय का डिवीज़न करिए, तो ये नदियों के आधार पर है। यानी कि सिंध और सतलज के बीच में कौन सा हिमालय है? पश्चिम पंजाब हिमालय है। सतलज और काली के बीच में कौन सा हिमालय है? आपका कुमाऊं हिमालय है। काली और तीस्ता के बीच में कौन सा हिमालय है? नेपाल हिमालय है। और तीस्ता और ब्रह्मपुत्र के बीच में कौन सा हिमालय है? आपका कौन सा हिमालय है? असम हिमालय है। अब बताते हैं, नंदा देवी चोटी किसका भाग है? नंदा देवी चोटी आपका कुमाऊं हिमालय का भाग है। यानी कि देखिए याद हो गई, सतलज, सिंधु, सतलज, काली और तीस्ता और आपका ब्रह्मपुत्र। कौन कौन सा? सतलज सिंधु के बीच में पंजाब, सतलज और काली के बीच में कुमाऊं, काली और तीस्ता के बीच में नेपाल, और उसके बाद तीस्ता और ब्रह्मपुत्र के बीच में असम। ठीक है, तो कौन सा भाग है? ये कुमाऊं का भाग है। 36 का बी हो जाएगा। यानी कि सतलज और कुमाऊं के, काली के बीच में वो कौन सा एरिया है? कुमाऊं हिमालय का। नेक्स्ट देख लेते हैं, नंदा देवी चोटी कहाँ स्थित है? तो नंदा देवी चोटी आपकी उत्तराखंड में, 37 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए, 38 आपका गुरु शिखर चोटी किस राज्य में अवस्थित है? मैंने अभी आपको बताया है, अरावली जो आपकी है, अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है दोस्तों? अरावली की सबसे ऊंची चोटी आपकी गुरु शिखर है। और गुरु शिखर कहाँ पर है? ये आपका राजस्थान में। वहाँ पर एक बहुत फेमस आपका स्थान है, आपने सुना होगा, टूरिस्ट प्लेस, माउंट आबू, है ना। माउंट आबू गुरु शिखर पर्वत पर है। कौन सा है? माउंट आबू, ये गुरु शिखर पर्वत पर है। कहाँ स्थित है? राजस्थान में, अरावली चोटी पर है ये। कौन सा भारत में स्थित नहीं है? तो कामेत, त्रिशूल, नंदा देवी सा आपका भारत में है। गोसाई थान जो है ये आपका नेपाल और तिब्बत के पास है, ये आपका भारत में नहीं स्थित है। नेक्स्ट, किसका सुमेल नहीं है? अब देखिए दर्रे जितने मैं बताऊंगी उनको जरूर लिख लीजिएगा, बाकी इंपॉर्टेंट सारे दर्रे में जनरली क्वेश्चन में आपसे पूछ लूंगी। बॉमडीला आपका अरुणाचल प्रदेश में, आपको पता होना चाहिए, रटना होना चाहिए, रट लीजिए इसको नहीं तो। ठीक है, फिर नाथुला आपका सिक्किम में है। पाल घाट आपका केरल में है। कौन सा यहाँ पे गलत हो गया आपका? भोर घाट। भोर घाट कहाँ पर है? भोर घाट आपका महाराष्ट्र में है। तो इसी का सुमेल नहीं है, बाकी सबका सुमेल है। बोमडीला अरुणाचल प्रदेश, नाथुला सिक्किम, पालघाट केरल, भोर घाट कहाँ है? महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट देख लीजिए, रोहतांग दर्रा कहाँ अवस्थित है? तो रोहतांग दर्रा आपका हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है। ठीक है, रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट देख लीजिए, माना दर्रा कहाँ पर है? तो माना दर्रा आपका उत्तराखंड में, 42 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए, चौराबाड़ी ग्लेशियर कहाँ स्थित है? तो चौराबाड़ी ग्लेशियर जो है आपका, वो आपने अगर केदारनाथ में जब ट्रेजेडी हुई थी तो जरूर सुना होगा चौराबाड़ी ग्लेशियर का नाम। ये केदारनाथ के भी ऊपर है, यानी कि केदारनाथ के उत्तर में है। केदारनाथ के भी ऊपर आपका एरिया चौराबाड़ी ग्लेशियर का है। ठीक है, 43 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, हिमालय के हिमनदों की पिघलने की गति क्या है? सबसे अधिक है। सबसे तेजी से जो हिमनद, जो ग्लेशियर पिघल रहे हैं वो कौन से हैं? हिमालय के हैं। नेक्स्ट देखिए 45, अरावली और विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? तो कौन सा पठार स्थित दोस्तों? मालवा का पठार। 45 का ए हो जाएगा, मालवा का पठार। नेक्स्ट देख लीजिए 46, निम्नलिखित में से किस तट से भारत का औसत समुद्र तल नापा जाता है? किस तट से दोस्तों? चेन्नई से। ठीक है, औसत समुद्र तल भारत का कहाँ से नापा जाता है? चेन्नई से। 45 का आपका, 46 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, भारत के प्रादेशिक जल क्षेत्र का विस्तार कहाँ तक है? तो ये 12 समुद्री मील तक है। ठीक है, 12 समुद्री मील तक प्रादेशिक जल क्षेत्र का विस्तार है। 47 का सी। नेक्स्ट देखिए, भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? तो भारत की तट रेखा की लंबाई, यानी कि जितना ही आपका एरिया है पूरा समुद्र के पास वाला, उसकी लंबाई कितनी है? 7500 है। मैं एक और बात यहाँ पे आपको बताऊंगी, 7500 है। कितने राज्य हैं? यही कई बार पूछा गया कि भारत की तट रेखा पर कितने राज्य हैं। तो दोस्तों 9 हैं। कौन कौन से? हम शुरू कर लेते हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा,
केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और आपका वेस्ट बंगाल। कितने हुए देख लीजिए, गुजरात, फिर आपका महाराष्ट्र, गोवा, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल। 9 है ये, ठीक है। तो ये 9 राज्य आपके पूरे सारे राज्य हो गए, मैंने ऑर्डर वाइज बता दिया है। 9 राज्य हैं आपके जो तटरेखा पर हैं, पता होना चाहिए 9 राज्य कौन कौन से हैं। 7500 इनकी लंबाई है कुल। सबसे अधिक लंबा अगर पूछा है समुद्री तट कौन सा है तो आप बताएंगे गुजरात है। सबसे ज़्यादा लंबा पहले नंबर पे गुजरात है और दूसरे नंबर पे आपका आंध्र प्रदेश आता है। हो सकता है आपसे पूछ लें कि दूसरे नंबर पर कौन सा लंबा है, तो समुद्री तट किनारा किसका है, आंध्र प्रदेश का है। सबसे लंबा तो गुजरात के पास ही है। 50वां देख लीजिए, भारत में कितने राज्य तट रेखा से लगे, मैंने बता दिया आपको कि 9 राज्य लगे। कौन कौन से बता चुकी हूँ मैं आपको। नेक्स्ट देख लीजिए, तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट का क्या नाम है। फिर थोड़ा सा बताऊंगी आपको। यहाँ पे देखिए आपका ये ऐसे भारत का मैप है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं जो केरल से कर्नाटक वाला एरिया है, थोड़ा ऊपर बना दिया, उतना ऊपर है नहीं। केरल से कर्नाटक वाला जो एरिया है दोस्तों, इसको बोलते हैं मालाबार। क्या बोलते हैं इसको, मालाबार, ठीक है, केरल से कर्नाटक वाले को। और उसके बाद दोस्तों महाराष्ट्र और गोवा वाले एरिया को मैंने गड़बड़ बना दिया, आपको शुरू से बताना चाहिए मुझे। चलिए शुरू से बताते हैं, ठीक है। देखिए पहले सबसे ऊपर वाला देखते हैं, महाराष्ट्र और गोवा वाला एरिया। ये महाराष्ट्र होगा, ये गोवा, यहाँ का एरिया जो है इसको बोलते हैं कोंकण एरिया। क्या बोलते हैं, कोंकण तट, कोंकण तट, ठीक है। उसके बाद आपका केरल और कर्नाटक वाला एरिया आता है, उसे क्या बोलते हैं, मालाबार, उसे बोलते हैं मालाबार, ठीक है। फिर जो मैंने आपका क्वेश्चन में पूछा है कौन सा है, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश वाला एरिया, उसे क्या बोलते हैं, कोरोमंडल, कोरोमंडल बोलते हैं तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश वाले को। और उसके ऊपर क्या है आपका, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के बीच में नॉर्दर्न सरकार, उत्तरी सरकार जिसे बोलते हैं, ठीक है। फिर से बता दें, ढूंढ ले ध्यान से, कितना अच्छा क्लियर लिख नहीं जा रहा है यहाँ पे। मैं अगर बताऊँ महाराष्ट्र और गोवा के बीच में तो कौन सा है, कोंकण तट है। महाराष्ट्र और गोवा के बीच में कोंकण तट है आपका। और गोवा और आपका किसके बीच, सॉरी, केरल और कर्नाटक के बीच में कौन सा है, मालाबार है। केरल और कर्नाटक के बीच में मालाबार है। अगर मैं बात करूं आपसे तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के बीच में, तो आप बताओगे कोरोमंडल तट है, ठीक है। और ऐसे ही अगर बात करूं आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के बीच में तो कौन सा है, नॉर्दर्न सरकार है। कौन सा है, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के बीच में नॉर्दर्न सरकार या उत्तरी सरकार बोलते हैं। प्रश्न में क्या पूछा मैंने, तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट का क्या नाम है, तो क्या नाम है, कोरोमंडल। मालाबार किसका नाम है, मालाबार नाम है केरल और कर्नाटक के बीच में। किसके बीच में, केरल और कर्नाटक के बीच में। उत्तरी सरकार किसके बीच में है, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के बीच में, ठीक है, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के बीच में। कोंकण किसके पास है, कोंकण आपका है महाराष्ट्र और गोवा के पास, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, किसे केप कैमोरिन के नाम से भी जाना जाता है। तो केप कैमोरिन के नाम से किसे जाना जाता है दोस्तों, केप कैमोरिन के नाम से कन्याकुमारी को जाना जाता है। 52 का आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, बैरन द्वीप कहाँ पर अवस्थित है। तो बैरन द्वीप दोस्तों आपका अंडमान निकोबार में है। और अंडमान निकोबार कहाँ है, बंगाल की खाड़ी में है। देखा होगा, सुना होगा आपने। बैरन द्वीप आपका कहाँ है, इस साइड है। इस साइड आपका देखिए भारत में क्या है, बंगाल की खाड़ी, और इस साइड क्या है, अरब सागर है, ठीक है। और सबसे नीचे क्या है, हिंद महासागर है। तो यहाँ पे क्या है आपका, बैरन द्वीप अवस्थित है, अंडमान निकोबार में है। और बैरन द्वीप जो मैं बता रही हूँ आपको, बैरन आइलैंड जो है, ये एक्टिव वॉल्केनिक वो है, वॉल्केनिक आइलैंड है हमारे इंडिया का। अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा वॉल्केनिक या एक्टिव वॉल्केनो है इंडिया में, तो आप बताएंगे बैरन द्वीप है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, श्रीहरिकोटा द्वीप कहाँ पर अवस्थित है। तो श्रीहरिकोटा द्वीप दोस्तों पुलिकट झील पर है। कहाँ पर अवस्थित है, पुलिकट झील पर, आंध्र प्रदेश में है। ये कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में है, ठीक है, आंध्र प्रदेश में अवस्थित है। और इस पर एक बहुत फेमस रिसर्च सेंटर, उसका नाम है दोस्तों सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। श्रीहरिकोटा द्वीप पे कौन सा फेमस आपका अंतरिक्ष स्टेशन है, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, ठीक है, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। और ये कहाँ पर है, पुलिकट झील, आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट देख लेते हैं, तो 54 का क्या है, सी ऑप्शन है। नेक्स्ट देखिए, 10 डिग्री चैनल पृथक करता है। कई चीज़ें मैं आपको जो क्लासेस ली थी भौतिकी वाली, उसमें बताया भी हुआ है। एक बार उस क्लास को जरूर देख लीजिएगा, अगर आपने नहीं देखा तो आपको वहाँ से करके फिर आप आएंगे तो ज़्यादा रिवीजन अच्छे से हो जाएगा। 10 डिग्री चैनल क्या पृथक करता है दोस्तों, 10 डिग्री चैनल पृथक करता है अंडमान को निकोबार से। 55 का बी। नेक्स्ट देख लेते हैं, 56 कौन सा एक प्रवाल द्वीप है। कौन सा है दोस्तों, आपका लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप क्या है, प्रवाल द्वीप, या फिर इसे इंग्लिश में बोलते हैं कोरल आइलैंड। ये ढेर सारे कोरल से आइलैंड से बनकर एक द्वीप बना हुआ है, कोरल आइलैंड्स, कोरल आइलैंड है, ठीक है, इसको इसलिए हम बोलते हैं कोरल आइलैंड भी लक्षद्वीप को। 56 का डी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए,
लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? मैंने आपको बताया है कि आपके पास दो हैं द्वीप। कौन कौन से? एक अंडमान निकोबार है, वो आपका किधर बंगाल की खाड़ी में है, और एक क्या है? अरब सागर में। अरब सागर में कौन सा है? अरब सागर में आपका लक्षद्वीप है। तो 57 का बी हो जाएगा। लक्षद्वीप में कितने द्वीप समूह हैं? कि जो ये आपके आइलैंड है ये सब ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं, ठीक है, ढेर सारे द्वीप समूह का आइलैंड है, अंडमान भी और आपका लक्षद्वीप में। लक्षद्वीप में 36 आपके द्वीप समूह हैं, 58 का आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, द्वीप का समूह लक्षद्वीप। लक्षद्वीप का समूह क्या है? मैंने बताया आपको, प्रवाल उत्पत्ति का यानी कि कोरल आइलैंड का ग्रुप है। 59 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए, भारत का बड़ा नगर द्वीप कहाँ पर स्थित है? तो भारत का सबसे बड़ा नगर द्वीप मुंबई पर स्थित है। 60 का डी हो जाएगा। नेक्स्ट, बांग्लादेश में गंगा नदी को क्या पुकारा जाता है? ये सभी चीज़ें देखिए मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की हुई है। नदियों का नदियों तंत्र का मैंने बताया था, उसमें प्रायद्वीपी वाला रह गया था आपका, वो मैं नोट्स के थ्रू प्रोवाइड कर दूंगी, नहीं तो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपका गंगा वाला सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट बताना। तो बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से पुकारा जाता है दोस्तों? पद्मा के नाम से। 61 का बी हो जाएगा, पद्मा। नेक्स्ट देख लीजिए, उस नदी का नाम बताइए जो केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के मध्य बहती है। तो कौन सी नदी है दोस्तों? मंदाकिनी है। 62 का बी हो जाएगा। कौन सी नदी है? केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के बीच मंदाकिनी बहती है। नेक्स्ट है, किस नदी के तट पर बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है? तो किस नदी पर है दोस्तों? अलकनंदा पर। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर किसके तट पर है? अलकनंदा के तट पर है। 63 का डी। 64 आपका है, गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान में है, कौन सी है? गोमती है, फुलहर झील। फुलहर झील है गोमती नदी में, उसमें आपका क्या है? एकमात्र गंगा नदी की सहायक नदी है जो कि आपकी इसका उद्गम मैदान में है। फुलहर झील है पीलीभीत में, वहाँ से गोमती निकलती है, ठीक है, और फिर बाद में ये जुड़ जाती है कहाँ जाके? गंगा से जुड़ जाती है। नेक्स्ट देख लेते हैं, कौन सी यमुना की सहायक नदी नहीं है? मैंने वहाँ सबको आपको बताया था कौन कौन सी नदियाँ सहायक नदी है यमुना की। तो कौन सी यहाँ पे नहीं है बताइए मुझे, कौन सी नहीं है? रामगंगा। 65 का डी हो जाएगा आपका। रामगंगा जो है वो यमुना की सहायक नदी नहीं है। बाकी बेतवा, चंबल, केन तीनों आपकी क्या है? यमुना की सहायक नदी है, जिसे इंग्लिश में आप ट्रिब्यूटरी बोलते हैं, ठीक है। ट्रिब्यूटरी वो होती हैं जो सहायक नदियाँ होती हैं जुड़ती हैं, और डिस्ट्रीब्यूटरी क्या होती है? जब ये डिवाइड होता है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं छाछड़ आपका, निम्न में से कौन सी नदी यमुना नदी से नहीं मिलती है? तो कौन सी नहीं मिलती है? बेतवा, चंबल, केन मैंने बता दिया कि मिलती है। तो कौन सी नहीं मिलती है? सोन। सोन जो है वो गंगा की सहायक नदी, गंगा में मिलती है, ठीक है, गंगा से मिलती है। 66 का डी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए, यमुना नदी का उद्गम स्थान क्या है? तो यमुना नदी का उद्गम स्थान दोस्तों बंदरपूंछ है। बंदरपूंछ, वो पूरा देखिएगा आप एक बार, डिस्क्रिप्शन वो वीडियो मैं लिंक उसका भी लगा दूंगी, 3-4 लिंक इसमें दे दूंगी, जरूर देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट में बाकी ज्योग्राफी की आप प्लेलिस्ट जो बनी हुई वहाँ जाके देख लीजिए, वहाँ ये सब चीज़ें दी हुई हैं, वहाँ पढ़ लीजिएगा, प्लेलिस्ट खोल के आप फटाफट पढ़ ली, छोटी छोटी चीज़ें दी हुई हैं, पढ़ लीजिए, लेकिन क्विक रिवीजन आपका हो जाएगा। 67 का क्या हो गया? बी हो गया। नेक्स्ट देख लीजिए, 68 आपका, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास जिस नदी का स्रोत है वो कौन सी है? वो दोस्तों आपकी है, कौन सी है बताइए? वो है आपकी इसमें से तीनों, सभी, यहाँ पे आप लिख लीजिए सभी, क्योंकि मानसरोवर झील के पास से ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु तीनों निकलती हैं, ठीक है। तो इसमें क्या करना है आपको? लिखना है कोई नहीं, नहीं सभी। सभी जो है इनमें से ब्रह्मपुत्र, सतलज नदी तीनों का क्या है? तीनों का जो स्रोत है वो क्या है? तिब्बत में मानसरोवर झील के पास। नेक्स्ट देख लेते हैं, कौन सी नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है? मैंने आपको बता रखा है कि जितनी नदियां आपकी इधर बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं वो सब क्या करती हैं? डेल्टा बनाती हैं, ठीक है। और जितनी नदी आपकी अरब सागर में गिरेगी वो क्या बनाएंगी? वो एस्चुरी बनाती हैं। क्या बनाती? एस्चुरी, या फिर इनको बोलते हैं कि ये रिफ्ट वैली के थ्रू, भ्रंश घाटी के थ्रू बहती हैं, ठीक है, इन सब नदियों को जो अरब सागर में गिरती हैं। फिर से बता दे रही हूँ क्योंकि आप लोगों को होता हौच पौच हो रहा हो, जितनी नदियाँ इधर गिरती हैं किधर? बंगाल की खाड़ी में, वो क्या बनाती हैं? वो सब डेल्टा बनाती हैं। जितनी नदियाँ इधर गिरती हैं अरब सागर की तरफ, वो क्या बनाती हैं दोस्तों? वो एस्चुरी बनाती हैं, या फिर रिफ्ट वैली के थ्रू बोलते पास होती हैं, जिसे हिंदी में आप भ्रंश घाटी बोलते हो। तो कौन सी नदी बताइए डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं? सारी नदियाँ जो मेजॉरिटी हैं आपके इंडिया में रिवर सिस्टम में सब डेल्टा बनाती हैं। सिर्फ कुछ नदियाँ जैसे नर्मदा, तापी, लूनी, यही सब आपकी कहाँ है? वो आपकी अरब सागर में गिरती हैं। उन्हीं का नाम अगर आप याद कर लेंगे तो क्वेश्चन में दिक्कत ही नहीं होगी। नर्मदा हो गई, तापी हो गई, लूनी हो गई, ये सब क्या है? ये सब आपकी अरब सागर में गिरती, बाकी सब आपकी कहाँ गिरती है? उधर गिरती है बंगाल की खाड़ी में, ठीक है। कौन सी नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करेगी? नर्मदा, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होगी? मैंने बताया अभी, जो एस्चुरी बनाएगी जो अरब सागर में गिरेगी वो भ्रंश घाटी से होकर बहेगी। तो कौन सी है? नर्मदा, तापी या फिर लूनी में से देख लीजिए कौन सा नाम दिख रहा है? तापी दिख रहा है, तापी भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होगी। 70 का आपका सी हो जाएगा।
नेक्स्ट देख लीजिए 71 आपका, नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से होगा दोस्तों? अमरकंटक से होगा। ठीक है, अमरकंटक से नर्मदा नदी का उद्गम होता है। 71 का डी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए, कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती? फिर वही प्रश्न आ गया, कौन सी नहीं गिरेगी बताइए आप? नर्मदा, तापी और लूनी। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? तापी। ठीक है, कोई दिक्कत? फटाफट हो रहा है। नेक्स्ट देख लीजिए, कावेरी नदी का उद्गम कहाँ पे है? तो कावेरी नदी का उद्गम जो है दोस्तों वो ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों में, ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों में कहाँ है? कर्नाटक में कावेरी नदी का उद्गम है। ठीक है, और उसका कहाँ बताया था मैंने? नर्मदा का भी, नर्मदा का अमरकंटक है। 74 का बी हो जाएगा। 75 देख लेते हैं, नदियों की लंबाई के अवरोही क्रम में गोदावरी, महानदी, नर्मदा व ताप्ती का सही अनुक्रम क्या है? ठीक है, लंबाई में देखना है तो सबसे लंबी कौन सी है? सबसे लंबी गोदावरी है। फिर कौन सी है? फिर नर्मदा है। और फिर कौन सी है? फिर महानदी है। फिर ताप्ती। देख लीजिए कौन सा ऑर्डर है। सबसे पहले आपका गोदावरी, फिर नर्मदा, महानदी और ताप्ती। तो दूसरा ऑप्शन बी दिख रहा है आपको, वही मार लीजिए। 75 का बी, सबसे लंबी गोदावरी, फिर नर्मदा, महानदी और ताप्ती। नेक्स्ट देख लेते हैं, सोन, नर्मदा तथा महानदी कहाँ से निकलते हैं? सोन, नर्मदा और महानदी निकलते हैं आपके अमरकंटक से। ठीक है, नर्मदा मैंने बताया था अमरकंटक से निकलते हैं, तो अगर नर्मदा याद होगा तो आप तीनों कर लोगे, है ना। नर्मदा और ये तीनों कहाँ से निकलते हैं? अमरकंटक से। नेक्स्ट देख लेते हैं, प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में से सबसे लंबी कौन सी नदी है? सबसे लंबी कौन सी है प्रायद्वीपीय भारत की बात करें तो गोदावरी नदी सबसे लंबी है। 77 का आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए, कौन सी एक कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है? तो कौन सी एक कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है दोस्तों? आपकी तेल। तेल जो दिख रहा है ऑप्शन ये क्या है? कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है। बाकी भीमा, ड्रोना, ड्रोन है ये, डान नहीं है, ड्रोन नाम है इसका। ठीक है, भीमा, ड्रोना आपका और तुंगभद्रा, ये सब आपकी क्या है? कृष्णा नदी की सहायक नदी हैं। तेल जो है आपकी ये किसकी है? ये महानदी की सहायक नदी है। ठीक है, ये किसकी सहायक नदी है? ये महानदी की सहायक नदी है। इसका मैं आपको नोट्स जैसे मैंने उसका दिया था वैसे इसका भी मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कर दूंगी, आज ही रात में प्रोवाइड कर दूंगी डेफिनेटली। ठीक है, आज रात में आपको उसका वो मिल जाएगा नोट्स, जो आपकी नदियों वाला रह गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं फिर आपका 79, दामोदर जिसकी सहायक नदी है वो कौन सा है? देखिए, दामोदर किसकी सहायक नदी है? दामोदर हुगली की सहायक नदी है। 79 का आपका बी हो जाएगा, दामोदर हुगली की सहायक नदी है। नेक्स्ट देख लीजिए, कौन सर्वाधिक प्रदूषित है? तो दोस्तों दामोदर सबसे ज़्यादा प्रदूषित है, इसको बायोलॉजिकल डेजर्ट भी बोलते हैं। ये इतनी ज़्यादा प्रदूषित हो चुकी है कि अब एक तरह से मरुस्थल बन गई है। ठीक है, इसे जैविक मरुस्थल ही बोलते हैं, बायोलॉजिकल डेजर्ट घोषित कर दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए 81, कौन भूमि बंधित नदी है? तो लूनी आपकी भूमि बंधित नदी है। भूमि बंधित का मतलब क्या है? ये गिर नहीं पाती प्रॉपर कहीं भी। ठीक है, ना ही लूनी, ना ही उसमें अरब सागर में गिरती है, ना ही आपकी किस तरह प्रवाहित होती है बंगाली खाड़ी में। ये क्या होती है? थोड़ी देर बाद, थोड़ी थोड़ी बहने के बाद फिर क्या होती है? नदी में नहीं सागर तक जा नहीं पाती, उसमें ज़मीन में ही मिल के रह जाती है। ठीक है, तो कौन सी भूमि बंधित नदी है? लूनी। 81 का डी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए, कौन सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन के लिए जानी जाती है? तो कौन सी जानी जाती है दोस्तों? आप लोगों ने बहुत बार नाम भी सुना होगा इसका। क्या नाम है इसका? कोसी। कोसी जो है वो अपना नदी का परिवर्तन बहुत बार करती है। उसकी वजह से क्या होता है? बिहार में बहुत बार बाढ़ आती है। ज़्यादातर जो होता है बिहार में बाढ़ आने का कारण क्या होता है? कोसी नदी, क्योंकि ये अपना परिवर्तन बहुत करती है, बदलती रहती है अपना रास्ता। उसकी वजह से क्या होता है? बाढ़ आ जाती है। और इसीलिए क्या बोलते हैं इसे? सौरो ऑफ बिहार, दुख, बिहार का दुख भी इसे बोला जाता है। ठीक है, सौरो ऑफ बिहार आप बताएंगे कोसी को बोलते हैं, क्योंकि बहुत बार ये अपना रिवर का पथ पर, मतलब नदी का अपना रास्ता चेंज करती रहती है। 82 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, कौन सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन के लिए जानी जाती है? मैंने बता दिया अभी आपको, कोसी। 83 का बी आपका आंसर है। नेक्स्ट देख लीजिए, विदर्भ एक प्रादेशिक नाम है भारत में और किसको कहा जाता है ये? तो विदर्भ दोस्तों महाराष्ट्र को बोला जाता है। ठीक है, और गुजरात को क्या बोला जाता है? गुजरात को सौराष्ट्र बोला जाता है। सुना होगा आपने नाम, सौराष्ट्र गुजरात को बोलते हैं और महाराष्ट्र क्या बोलते हैं? विदर्भ बोलते हैं। 84 का बी हो जाएगा। 84 का क्या हो जाएगा? बी, महाराष्ट्र। विदर्भ महाराष्ट्र को बोलते हैं। नेक्स्ट देख लीजिए, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसे भारत का कोहिनूर कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है भारत का कोहिनूर? आंध्र प्रदेश को। 85 का ए हो जाएगा। ठीक है, आंध्र प्रदेश को क्या कहा जाता है? भारत का कोहिनूर कहा जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं 86, भारत के किस राज्य को सिलिकॉन स्टेट के नाम से जाना जाता है? किस राज्य को जाना जाता है? कर्नाटक को। कर्नाटक को सिलिकॉन स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में नहीं सम्मिलित है। कौन नहीं सम्मिलित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में दोस्तों? कौन सा एरिया है आपका? डी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जो है वो उत्तर प्रदेश नहीं, उत्तर प्रदेश तो है ही है, नोएडा वगैरह वगैरह एरिया तो है ही, उत्तर प्रदेश नहीं है।
कौन सा होगा देखिए दोस्तों, इसमें मैंने गलती से बता दिया आपको, उत्तर प्रदेश का तो है ही एरिया, नोएडा वगैरह सब आपका एनसीआर में ही आता है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश का जो एरिया है वो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में है। पंजाब का जो एरिया है वो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में नहीं है। और मैंने भी आपको हाल में जो करंट की प्लेलिस्ट अपलोड की वहाँ बताया भी है आपको कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र जैसे एनसीआर है डेवलप हुआ है, उसी तरह पे अभी एक राज्य ने भी एससीआर यानी कि स्टेट कैपिटल रीजन को डेवलप करने की कोशिश की, मतलब अनाउंसमेंट कर दिया, अभी करेगा। कौन सा है राज्य वो आपका स्टेट कैपिटल रीजन जो करेगा डेवलप, वो आपका उत्तर प्रदेश राज्य, यानी कि लखनऊ के आसपास अब सारे जिलों को उसी तरह डेवलप किया जाएगा जैसे कि दिल्ली के आसपास जितने भी एरिया हैं, नोएडा वगैरह, हरियाणा, उन सबको डेवलप किया गया है, ठीक है, गुड़गांव वगैरह। नेक्स्ट देख लेते हैं 87 का बी, उसके लिए आप करंट की प्लेलिस्ट देख सकते हैं। 88 आपका क्या है, क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य हैं। बता देती हूँ पहले आपको कौन सा सबसे बड़ा राज्य है। सबसे बड़ा राजस्थान है, फिर आपका मध्य प्रदेश है, फिर आपका महाराष्ट्र है और चौथे नंबर पर उत्तर प्रदेश है। 4 राज्य आपको पता होने चाहिए, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। देख लीजिए कौन सा है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। तो कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा, 88 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, कौन सा राज्य क्षेत्रफल में सबसे छोटा है। सबसे छोटा यहाँ पे कौन सा राज्य है, उत्तराखंड, क्योंकि राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र तो 3 सबसे बड़े राज्य हैं और उसके बाद यूपी आता है। सबसे छोटा कौन सा है, उत्तराखंड, 89 का डी हो जाएगा। नेक्स्ट, कौन सा सुमेल नहीं है। अब मैंने यहाँ पे क्या किया हुआ दोस्तों, कैपिटल पूछी हुई है आपसे, ठीक है, तो बताइए कौन सी कैपिटल मेलित नहीं है। आप बताइए इसमें से, मणिपुर की नहीं मेल है, क्योंकि त्रिपुरा की अगरतला होती है, नागालैंड की कोहिमा और अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर। मणिपुर की क्या होती है, मणिपुर की दोस्तों इम्फाल होती है। क्या होती है मणिपुर की कैपिटल, मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। नेक्स्ट देख लेते हैं, कौन सी जनजाति दिवाली को शोक त्योहार मनाती है। कौन सी मनाती है, थारू, और जो कहाँ रहती है, जो यूपी और उत्तराखंड में पाई जाती है। ये क्या करती है, जनजाति आपके दिवाली को शोक के रूप में मनाती है, ठीक है, 91 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए, झूमिंग करते हैं। झूमिंग की प्रैक्टिस कौन करते हैं। झूमिंग यानी क्या दोस्तों होता है, उस पर्टिकुलर एरिया पे पहले काम करना, खेती करना, उसके बाद उनको छोड़ के चले जाना। तो 92 ये कौन प्रैक्टिस करता है दोस्तों, ये प्रैक्टिस करते हैं खासी के लोग। खासी के लोग यानी कि मेघालय में लोग, ये जनजातियाँ कहाँ निवास करती हैं, खासी जनजाति आपकी, गारो, खासी, ये सब आपकी कहाँ मिलती है, मेघालय में मिलती हैं, ठीक है। झूमिंग कौन करता है, खासी जनजाति के लोग करते हैं। 92 का बी हो गया। नेक्स्ट देख लेते हैं, सुमेल करना है अब आपको। सुमेल कैसे करेंगे, जनजातियाँ दी हुई हैं और एक तरफ आपको राज्यों के नाम दिए हैं, तो बताइए ज़रा क्या सुमेल होगा। मोपला, मोपला रिवोल्ट सुना होगा, मोपला विद्रोह आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा। मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था, केरल में हुआ था, तो पहले का तो तीसरा हो जाएगा, ठीक है। मुरिया, मुरिया कहाँ पर है, मुरिया आपका छत्तीसगढ़ में है, यानी कि दूसरा चौथा हो जाएगा, ठीक है। टोंडा आपका कहाँ जनजाति मिलती है, टोंडा आपकी तमिलनाडु में मिलती है। और मुंडा कहाँ मिलते हैं, मुंडा आपके उड़ीसा में मिलते हैं, ठीक है। मुंडा आपका उड़ीसा में, तो 3421 बी ऑप्शन हो जाएगा। फिर से देख लीजिएगा एक बार, मोपला आपका मोपला विद्रोह से याद आएगा केरल। मुरिया आपका कहाँ पे है, मुरिया आपका छत्तीसगढ़ में जनजाति है। टोंडा जनजाति के लोग कहाँ पाए जाते हैं, तमिलनाडु में। और मुंडा के लोग कहाँ पाए जाते हैं, उड़ीसा में। नेक्स्ट देख लेते हैं, कौन सुमेल नहीं है, इसमें से कौन सुमेल नहीं है बताइए मुझे आप, ठीक है। कौन सी किसकी राजधानी बताइए, गलत लिखी हुई है, मेघालय की कोहिमा। और इसके बाद चलिए तो यहाँ पे देख लेते हैं दोस्तों, यहाँ पे क्या है, कौन सुमेल नहीं है, गलत है, कौन सुमेल है आपको बताना है, ठीक है। कौन सा सुमेल है, क्यों कह रही हूँ, क्योंकि असम की शिलोंग आपको गलत दिख रही है। किसकी होती है, असम की क्या होती है, असम की दिसपुर होती है, ठीक है, असम की दिसपुर है। मेघालय की शिलोंग है और आपकी नागालैंड की कोहिमा है। नागालैंड की क्या है, कोहिमा होती है। तो कौन सी आपकी सही है यहाँ पे, मिजोरम की आइजोल बिल्कुल सही है, ठीक है। असम की दिसपुर है, मेघालय की शिलोंग है और नागालैंड की कोहिमा है। तो 94 का आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, मिजोरम आइजोल सही है। कौन सुमेल है यहाँ पे क्वेश्चन है। नेक्स्ट देख लेते हैं, थारू लोगों का निवास कहाँ पर है। तो थारू लोगों का निवास दोस्तों कहाँ पर है बताइए। थारू लोग मैंने अभी आपको बताया कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में सबसे पाए जाते हैं और ये क्या करते हैं, ये जो दिवाली है उसको शोक के रूप में मनाते हैं, ठीक है। 95 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, गद्दी लोगों का निवास कहाँ है, गद्दी जनजाति कहाँ पाई जाती है, हिमाचल प्रदेश में। 96 का सी हो जाएगा, गद्दी जनजाति आपकी हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है। नेक्स्ट देख लीजिए, संथाल लोगों का निवास कहाँ है। तो संथाल लोग जो हैं वो पूर्वी भारत में पाए जाते हैं, ठीक है। 97 का आपका डी हो जाएगा, पूर्वी भारत में पाए जाते हैं संथाल लोग। नेक्स्ट देख लेते हैं उसके बाद, ऋतु प्रवास कौन करते हैं। ऋतु प्रवास यानी कि टाइम टू टाइम जो मूव करते रहते हैं, थोड़े टाइम पे एक ऋतु में कहीं रहते हैं, अगले ऋतु में कहीं और चले जाते हैं। तो ऋतु प्रवास की प्रैक्टिस कौन करते हैं, वो कौन करता है, जौनसारी करते हैं। 98 का सी हो जाएगा, जौनसारी लोग ऋतु प्रवास किया करते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, कौन सी जनजाति केरल में पाई जाती। कौन सी जनजाति केरल में पाई जाती दोस्तों, चेंचू जनजाति। कौन जनजाति पाई जाती है, चेंचू जनजाति, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं उसके बाद,
गारो एवं खासी भाषा बोलने वाली जनसंख्या पाई जाती, कहाँ पाई जाती है दोस्तों? ये आपकी मेघालय में पाई जाती है। मैंने बताया गारो और खासी जनजाति भी वहीं पाई जाती है और ये भाषा भी वहीं बोली जाती है। दोस्तों आज मैं आपको 100 ही क्वेश्चन कराऊंगी, क्योंकि 200 कराने में बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो और आप लोगों का भी उतना इंटरेस्ट नहीं बना रहेगा। तो आज मैं बहुत स्पीड में कराई हूँ, फिर भी इतनी टाइम हो गया है। कल अभी हम लोग और जो क्वेश्चन बचे हुए हैं वो कर लेंगे, तो हमारा पूरा क्विक रिवीजन मैराथन क्लास हमारी ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाएगी। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो ज़रूर बताइएगा दोस्तों, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। और आपको कोई क्वेरी हो वही पूछ सकते हैं, टेलीग्राम पे जुड़ जाइएगा। आपको मैं इसका पीडीएफ अगर दे भी दूंगी तो क्वेश्चन नहीं जाएंगे, आंसर नहीं आपके पास जाएंगे। पीडीएफ आप बोलेंगे तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी इसका। ठीक है दोस्तों, चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल गवर्नमेंट एग्जाम स्टडी में। दोस्तों जैसा कि आपको पता है हम लोग ज्योग्राफी के प्रैक्टिस सेट कर रहे थे, उसमें यहाँ तक आप लोग अभी कर चुके हैं। अब आज हम लोग आगे क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। उसकी पुरानी वीडियो को देखने के लिए उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही साथ आप चैनल पे प्लेलिस्ट बना दी गई है, वहाँ पर जाके आप पेट के ज्योग्राफी के क्लासेस और साथ ही साथ प्रैक्टिस सेट को देख सकते हैं। शुरू कर लेते हैं आगे दोस्तों। टोडा जनजाति पाई जाती है, तो किस जगह पर आपकी टोडा जनजाति पाई जाती है दोस्तों? ये पाई जाती है नीलगिरी में, या फिर आप जिसको जानते होंगे तमिलनाडु में। तमिलनाडु स्टेट है जहाँ पे आपको पता है कि नीलगिरी पर्वत का पार्ट फैला हुआ है, ये हम लोग ने पिछली क्लास में कर लिया था। टोडा जनजाति कहाँ पाई जाती है? 102 का आपका सी हो जाएगा नीलगिरी। नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पे आपको नदियों के नाम दिए और साथ में आपको क्या दी हुई है? उनकी सहायक नदियाँ। तो आपको मैच करना है। तो देखिए गंगा की क्या है? गंगा की आपको पता है कि सोन है। फिर उसके बाद गोदावरी की क्या है दोस्तों, बताइए आप। गोदावरी की क्या होती है? गोदावरी की आपकी है मंजरा। गोदावरी की क्या है? मंजरा है। यमुना की आपको पता है केन है। चंबल बेतवा केन यमुना की होती है, एकदम रट ली है आप लोगों ने अभी तक। और फिर क्या बची अब? कृष्णा की भीमा हो जाएगी। तो कृष्णा की भीमा यानी कि नंबर 1 पे हो जाएगी। तो कौन सा ऑप्शन आपको दिख रहा है इसमें? 103 का 103 का आपको ऑप्शन दिख रहा है डी। 103 का आपको ऑप्शन देखिए डी दिख रहा है। फोर्थ वाला आपसे 2 से है, कृष्णा आपकी भीमा से कनेक्ट हो गई। ठीक है, तो 102 का आपका 103 का आपका क्या है? डी। और इनको नाम याद जरूर रख लीजिएगा, बहुत ज़रूरी। गंगा की सोन, गोदावरी की मंजरा, कृष्णा की भीमा और यमुना की केन। नेक्स्ट देख लेते हैं। फिर आपको सहायक नदियों के नाम बताइए। कृष्णा की कौन सी है? मैंने बता दी, इसके पीछे बताया, फिर से आपको बताइए कौन सी है? कृष्णा की आपकी भीमा है, सहायक नदी भीमा है। ब्रह्मपुत्र की तिस्ता। ठीक है, तो 2 हो जाएगा, मतलब पहला आपका 4 और उसके बाद आपका 3। फिर यमुना की क्या है? यमुना की चंबल बेतवा केन है ना। यमुना की चंबल बेतवा केन, मतलब लास्ट में तो आपका 1 आना चाहिए, तो सी ऑप्शन हो जाएगा 104 का। और गोदावरी की क्या है? गोदावरी की इंद्रवती। कृष्ण की भीमा है, ब्रह्मपुत्र की तिस्ता है, यमुना की चंबल है और गोदावरी की इंद्रवती, यानी कि सी ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। 105 में कौन सा जोड़ा गलत है बताना है आपको। यानी कि इधर शहरों के नाम लिखे और इधर आपको नदियों के नाम लिखे हैं। तो कोटा चंबल नदी पे है, बिल्कुल ठीक है। जबलपुर नर्मदा नदी पे बिल्कुल ठीक है। और सूरत आपका ताप्ती नदी पर है। कौन सा गलत है? भुवनेश्वर जो है वो महानदी नदी पर नहीं है। महानदी पे कौन सा शहर है दोस्तों? कटक। कटक जो उड़ीसा में है वो आपका महानदी पर है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। कौन सा जोड़ा फिर गलत है आपको फिर बताना। नदियों किनारे बसे हुए शहर यहाँ बताए गए हैं। अहमदाबाद साबरमती बिल्कुल सही। लखनऊ जो है गोमती नदी के तट पे बिल्कुल सही। लुधियाना महानदी पे बिल्कुल सही। मैंने बताया अभी आपको, महानदी पे लुधियाना भी है और महानदी पे कटक भी है। ठीक है, सॉरी लुधियाना गलत बता रही हूँ। उज्जैन छिप्रा सही है, लुधियाना नहीं है। महानदी पे कौन सा है? महानदी पे अभी आपको बताया कटक है। और लुधियाना किस पर है दोस्तों? लुधियाना जो है वो सतलज नदी पर है। किस पर है? सतलज नदी पर। तो 106 का क्या हो जाएगा? डी। लुधियाना सतलज नदी पर है। नेक्स्ट देख लेते हैं। हुंडरू प्रपात। हुंडरू प्रपात किस पर निर्मित है दोस्तों? हुंडरू प्रपात जो है आपका, यहाँ पे फॉल्स जिनको आप बोलते हैं वाटरफॉल्स, वो किस पर है? सुवर्ण रेखा नदी पर है। ठीक है, हुंडरू प्रपात जो आपका है सुवर्ण रेखा नदी पर है, यानी कि 107 का सी हो जाएगा। इसी में बात करें दोस्तों, एक आपका होता है जोग फॉल या जोग प्रपात। ये किस नदी पर है दोस्तों? ये आपका सबसे ऊंचा प्रपात है भारत का और इसको बोला जाता है कि ये शरावती नदी पर है। किस नदी पर है? शरावती नदी पर है। और कहाँ पर है? ये कर्नाटक में है। ठीक है, जोग फॉल्स जोग प्रपात आपका शरावती नदी पर कर्नाटक में है। हुंडरू प्रपात आपका सुवर्ण रेखा नदी पर है। नेक्स्ट देख लेते हैं। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर है? बताइए 108 का क्या हो जाएगा? इसका बी हो जाएगा। शिव समुद्रम जलप्रपात आपका कावेरी पर है। नेक्स्ट देख लेते हैं। वेम्बनाड झील कहाँ पर है? तो वेम्बनाड झील आपकी केरल में पाई जाती है। कहाँ पर? 109 का आपका बी है, केरल में पाई जाती है। नेक्स्ट देख लेते हैं। कौन सा लेगून झील नहीं है? कौन सा इसमें से लेगून झील नहीं है बताइए। तो कौन सा नहीं है इसका दोस्तों? इसका सी हो जाएगा पेरियार।
पेरियार जो है वो लैगून झील नहीं है। पेरियार कहाँ पाई जाती है? पेरियार आपकी आंध्र प्रदेश में पाई जाती है, सॉरी केरल में पाई जाती है। ये आपकी पेरियार झील जो है ये कहाँ पे है? इसकी ये लैगून झील नहीं है, नॉर्मल झील है, ठीक है। ये लैगून झील नहीं है, 110 का सी। नेक्स्ट देख लीजिए, चिल्का झील जहाँ पर स्थित है वो कहाँ, सॉरी फिर वही बैक आ गया। चिल्का झील जहाँ पर स्थित है वो कहाँ पे जगह है? मैंने आपको उस दिन बताया था क्या होता है। ये वाला पोर्शन, गोवा वाला पोर्शन आपका महाराष्ट्र वाला कोंकण कोस्ट होता है, उसके नीचे आपका कर्नाटक और केरल वाला मालाबार कोस्ट होता है। फिर आपका तमिलनाडु वाला पोर्शन क्या है? आपका कोरोमंडल है। और उसके ऊपर उड़ीसा और आंध्र प्रदेश वाला एरिया क्या है आपका? बताइए क्या है? वो आपका है उत्तरी सरकार, नॉर्दर्न सरकार, मैंने बताया था। तो चिल्का झील कहाँ पर है? चिल्का झील दोस्तों आपकी कहाँ पर है? उड़ीसा में है। तो उड़ीसा यानी कि ये वाला पोर्शन उत्तरी सरकार वाला। ये आप पिछली वीडियो में देखिएगा, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, यहाँ पे हम लोग टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। नेक्स्ट देख लीजिए, 112 क्वेश्चन क्या है? कौन दो भारतीय राज्यों की साझेदारी वाली झील है? तो कौन सी है दोस्तों? पुलिकट। पुलिकट में कौन कौन से राज्य आते हैं? एक तमिलनाडु और दूसरा आपका आंध्र प्रदेश। दो राज्य की साझेदारी वाली झील कौन सी है? पुलिकट झील, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट देख लेते हैं, कौन सा जोड़ा सही है? बताइए इसमें से कौन सा जोड़ा सही है? लोनार झील कहाँ पर है दोस्तों? लोनार झील आपकी महाराष्ट्र में पाई जाती है। लोनार झील जो है वो कहाँ पाई जाती है? महाराष्ट्र में। नक्की आपकी कहाँ पाई जाती है? बताइए। नक्की आपकी पाई जाती है राजस्थान में। ये कहाँ पर है? ये आपकी राजस्थान में है, ठीक है। ये आपकी राजस्थान में है। उसके बाद आपकी कौन सी नदी बची? कोलेरू। कोलेरू आपके आंध्र प्रदेश में नहीं है, पुलिकट आपकी केरल में है, ठीक है। चलिए, कोलेरू मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइए कहाँ पर है। 103 का सी नहीं सही है। कोलेरू झील किस जगह पर स्थित है? आप बताइए किस राज्य में है। नेक्स्ट देख लेते हैं, 114, भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है? तो किस राज्य में होता है दोस्तों? केरल में होता है, ठीक है। भारत में सबसे पहले केरल राज्य में मानसून आता है। नेक्स्ट देख लीजिए, भारत की सर्वाधिक वर्षा कहाँ से प्राप्त होती है? तो भारत की सर्वाधिक वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है, यानी कि साउथ वेस्ट मानसून जिसको बोलते हैं। सबसे ज़्यादा वर्षा भारत की वहीं से मिलती है, 115 के सी से। नेक्स्ट देख लीजिए, उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है? तमिलनाडु है। 116 का क्या हो जाएगा? सी। उत्तर पूर्वी मानसून से यानी कि नॉर्थ ईस्ट से। पूरा भारत जो है वो किससे पाता है? साउथ वेस्ट से पाता है, लेकिन कुछ पोर्शन आपके नॉर्थ ईस्ट से भी पाते हैं। वहाँ पे सबसे ज़्यादा कौन पाता है? तमिलनाडु राज्य सबसे ज़्यादा उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा प्राप्त करता है। ये सब चीज़ें फैक्ट है, एग्जाम में बहुत आती है, दिमाग में बैठाते हुए चलिएगा। नेक्स्ट देख लीजिए, आम्र वर्षा संबंधित है, किससे संबंधित है आम्र वर्षा? आम्र वर्षा आम की फसलों से संबंधित है, 117 का डी हो जाएगा। केरल और कर्नाटक में ज़्यादातर इसको बनाया जाता है आम्र वर्षा, या फिर मैंगो शावर बोलते हैं। नेक्स्ट देख लीजिए, भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ होती? लेह में होती। जितना यहाँ पे लिखा है बीकानेर, चेरापूंजी, जैसलमेर, लेह, सबसे कम जो वर्षा होती है वो लेह में होती है। नेक्स्ट देख लीजिए, भारत में शरदकालीन वर्षा के क्षेत्र हैं। बारिश मतलब जो होती है आपकी वो ठंड में भी होती है। कौन से देश में होती है? तमिलनाडु में तो पूरी वर्षा ही ठंड में होती है, और पंजाब और नॉर्थ वाला जो एरिया है वहाँ भी आपने देखा है कि थोड़ी बहुत बारिश होती है विंटर्स में। तो 119 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए, तमिलनाडु में शरदकालीन वर्षा अधिकांशतः जिन कारणों से होती है वो क्या कारण है? तो किस वजह से होती है दोस्तों? बताइए किस वजह से होती है? बिल्कुल सही, नॉर्थ ईस्ट मानसून में। बताया मैंने आपको, पूरे इंडिया में जो भारत में वर्षा होती है किसकी वजह से होती है? दक्षिणी पश्चिमी मानसून यानी कि साउथ वेस्ट मानसून से। और तमिलनाडु में जो वर्षा होती है वो किसकी वजह से होती है? उत्तर पूर्वी मानसून से, ठीक है। 120 का सी हो जाएगा। रेगुर किसका नाम है दोस्तों? तो रेगुर किसका नाम है? रेगुर नाम है काली मिट्टी का। अभी मैं आपको तुरंत ही इस क्लास के बाद टेलीग्राम लिंक से आप जुड़ जाइए, जो लोग नहीं जुड़े हुए हैं, मैं वहाँ पे आपको अभी तुरंत मिट्टी वाली पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगी। मिट्टी वाली वीडियो है, 10 मिनट की है, फटाफट देख लीजिएगा, सारा क्वेश्चन उससे हो जाएगा। रेगुर किसका नाम है? रेगुर काली मिट्टी का नाम है। रेगुर मिट्टी सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है दोस्तों? तो रेगुर मिट्टी सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है? महाराष्ट्र में। 122 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए, किस मिट्टी को स्वतः कृषि मिट्टी या फिर सेल्फ प्लॉइंग सॉइल बोलते हैं? कौन सी होती है दोस्तों? ये भी आपका क्या आंसर है? काली मिट्टी। काली मिट्टी को ही रेगुर मिट्टी भी बोलते हैं, काली मिट्टी को ही स्वतः कृषि मिट्टी यानी कि सेल्फ प्लॉइंग बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देख लीजिए, कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त है? तो कौन सी है दोस्तों? ये भी आपकी काली मिट्टी है। काली मिट्टी कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त होती है। 124 का भी सी हो जाएगा। 25 देख लीजिए आप, इस मृदा को सिंचाई की कम आवश्यकता होती क्योंकि वह नमी रोक कर रखती है। तो कौन सी है दोस्तों? ये 125 का सी हो जाएगा, काली मिट्टी। काली मिट्टी को सिंचाई की आवश्यकता कम क्यों होती है? क्योंकि वो पानी को रोक कर रखती है, गीली रह जाती है, थोड़ी थोड़ी नमी रहती है उसमें। तो काली मिट्टी ऐसी मिट्टी होती है, उसको सिंचाई की आवश्यकता कम होती है। 25 का सी हो जाएगा। भारत में सबसे बड़ा मिट्टी का वर्ग कौन सा है? तो कौन सा है दोस्तों? बी है, जलोढ़ मिट्टी या कछारी मिट्टी। भारत में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। नेक्स्ट देख लीजिए, किस मिट्टी में जल धारण क्षमता सबसे कम होती है?
तो किस में है दोस्तों, ये बलुई दोमट में सबसे कम जल धारण क्षमता होती है, सबसे कम जल को वो रोक के रख सकता है। 127 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए, भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए निम्न में से कौन सी फसल उगाई जाती है, तो कौन सी है, उड़द। उड़द जो है भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए उगाई जाती है। नेक्स्ट देख लीजिए, तेजाबी मिट्टी को कृषि योग्य बनाने हेतु तो निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जा सकता है, किसका किया जा सकता है दोस्तों, चूने का प्रयोग करते हैं हम लोग, यानी कि लाइम का यूज़ करते हैं। ठीक है, तेजाबी मिट्टी को कृषि योग्य बनाने के लिए क्या मिलाते हैं आप, लाइम मिला देते हैं, चूना मिलाते हैं, तो वो सही हो जाती है, कृषि योग्य बन जाती है। नेक्स्ट देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी चाय बागवानों के लिए उपयुक्त होती है, कौन सी होती है दोस्तों, ये आपकी होती है अम्लीय मिट्टी। अम्लीय मिट्टी जो है चाय बागानों के लिए उपयुक्त होती है। 30 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए, कत्था बनाने हेतु तो किस लकड़ी का प्रयोग होता है, तो कत्था बनाने हेतु तो दोस्तों खैरा लकड़ी का प्रयोग होता है। 31 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए, किस पौधे में फूल नहीं होते हैं, किस पौधे में फूल नहीं होते हैं दोस्तों, फर्ण में, फर्ण में फूल नहीं होते हैं। नेक्स्ट देख लीजिए, इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल क्या है, इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल कौन सा है दोस्तों, हरिके बैराज। हरिके बैराज जो है वो किस पे बना है दोस्तों, व्यास नदी और सतलज नदी, व्यास और सतलज नदी के संगम पे क्या बना है, हरिके बैराज। ठीक है, इसका उद्गम स्थल कौन सा है, इंदिरा गांधी नहर। नेक्स्ट देख लीजिए, सरदार पटेल सरोवर बांध किस नदी में बनाया जा रहा है दोस्तों, तो सरदार सरोवर बांध जो है आपका वो नर्मदा नदी में बनाया जा रहा है। 134 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए, कौन सा बांध नर्मदा नदी पर नहीं है, कौन सा नहीं है, बाण सागर। बरगी, ओंकारेश्वर, इंदिरा सागर सब आपका नर्मदा नदी पर है। बाण सागर जो है वो आपका किस नदी पर है, आप मुझे इसको ऑप्शन में बताएंगे, वैसे सोन नदी पर है। ठीक है, कौन सी नदी पर है, ये सोन नदी पर है बाण सागर। नेक्स्ट देख लीजिए, भाखड़ा नंगल बांध किस नदी पर बनाया गया है, तो भाखड़ा नंगल बांध आपका सतलज नदी पर है। 36 का डी है, ये तो इंपॉर्टेंट है, आपको आना ही चाहिए। नागार्जुन सागर परियोजना किस पर स्थित है, तो नागार्जुन सागर परियोजना आपकी कृष्णा नदी पर है। 137 का डी हो जाएगा। नागार्जुन सागर परियोजना किस राज्य में स्थित है, कृष्णा नदी पर है, लेकिन राज्य कौन सा है इसका, राज्य है आंध्र प्रदेश। ठीक है, नागार्जुन सागर परियोजना आपकी आंध्र प्रदेश में है और कृष्णा नदी पर है। नेक्स्ट देख लीजिए, हीराकुंड बांध कौन सी नदी पर बनाया गया है, हीराकुंड बांध आपका महानदी पर बनाया गया और ये कहाँ पर है, ये आपका उड़ीसा राज्य में है। ठीक है, कहाँ पर है, उड़ीसा राज्य में है, महानदी बनाया गया है। 139 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, चंबल नदी पर कौन सा बांध है, तो चंबल नदी पर दोस्तों है गांधी सागर बांध। कौन सा बांध है, गांधी सागर। सरदार सरोवर मैंने बताया भी नर्मदा नदी पर है। इंदिरा सागर किस पे है बताइए, और भाखड़ा तो भी बताया मैंने सतलज पे है। नेक्स्ट देख लेते हैं, 141 का टिहरी बांध उत्तराखंड प्रदेश में निर्माण किया जा रहा है, कहाँ पर किया जा रहा है, भागीरथी नदी पर। 141 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए, सुमेल करना है यहाँ पे, भाखड़ा नंगल किस पे है दोस्तों, सतलुज पे है, तो पहला तो 4 हो जाएगा। फिर उसके बाद बताइए कौन सा है, नागार्जुन सागर किस पे, नागार्जुन सागर आपका कृष्णा पे है। सबसे पहले 4 और सबसे लास्ट में 1, जहाँ हो टिक मार दीजिए। कौन सा दिख रहा है, बी वाला, बिल्कुल सही। इडुक्की हीराकुंड आपका कहाँ पर है, हीराकुंड आपका महानदी पर है और इडुक्की आपका पेरियार पर है। ठीक है, हीराकुंड आपका महानदी पर है और इडुक्की पेरियार पर। बस हो गया। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, भाखड़ा नांगल डैम आपका किस पे, सतलज पे है। हीराकुंड किस पे है, महानदी पर। इडुक्की बांध किस पे है, पेरियार पर। और नागार्जुन सागर किस पे है, कृष्णा नदी पर। तो 4, 3, 2, 1 बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए, फिर आपका बांधी है, तो यहाँ पे देखिए बताइए कौन सा सुमेलित करना है, जल्दी से आप बताइए। मेटूर जो है वो तो तमिलनाडु पे ही, मतलब पहले तो 1 ही हो जाएगा। फिर आपका मयूराक्षी किस पर है, मयूराक्षी आपका पश्चिम बंगाल पे है, यानी कि 3 हो जाएगा। हीराकुंड किस पर है, हीराकुंड आपको पता है उड़ीसा में है, यानी कि 4 हो जाएगा। और नागार्जुन सागर किस में है, नागार्जुन सागर आपका आंध्र प्रदेश में है, कृष्णा नदी पर। हो गया, तो 1, 3, 2, 4 किसी में आ रहा है, सी में आ रहा है, वही हो जाएगा आपका ये वाला ऑप्शन। मेटूर तमिलनाडु में है, ठीक है, कोसी नदी पर। मेटूर तमिलनाडु, मेटूर बांध जो है तमिलनाडु में है, कोसी नदी पर। किस नदी पर है ये, कोसी पर है। ठीक है, कोसी। और मयूराक्षी आपका पश्चिम बंगाल में है। उसके बाद नागार्जुन सागर आपका कृष्णा नदी पर, कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में। हीराकुंड आपका महानदी में है, कहाँ पर, उड़ीसा में। तो 143 का सी आ रहा है, सी वाला ऑप्शन। ठीक, नेक्स्ट देख लीजिए, फिर आपको वही बताने हैं, फरक्का कहाँ पर है बताइए। फरक्का कहाँ पर है दोस्तों, फरक्का आपका पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, उसके बाद आपका कौन सा है, घाट प्रभा। घाट प्रभा कहाँ है दोस्तों, घाट प्रभा आपका कर्नाटक पे है। हीराकुंड भी हमने बात की, हीराकुंड कहाँ पे है, उड़ीसा में। ककरापार आपका गुजरात में, यानी कि पहला हो जाएगा। फिर आपका घाट प्रभा कहाँ पे है, कर्नाटक में। हीराकुंड आपका उड़ीसा में और ककरापार आपका गुजरात में। 1, 4, 2, 3 यानी कि सी वाला ऑप्शन इसमें भी हो जाएगा।
ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, तुलबुल परियोजना का संबंध किससे है? तुलबुल परियोजना का संबंध दोस्तों किससे है? झेलम से, और ये जम्मू कश्मीर में परियोजना है। जम्मू एंड कश्मीर में इसका संबंध है और किससे है? झेलम नदी से है। नेक्स्ट देख लीजिए, बगलिहार परियोजना कहाँ पर स्थित है? बगलिहार परियोजना आपकी जम्मू एंड कश्मीर से स्थित है। किससे स्थित है? जम्मू एंड कश्मीर से। 146 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए, दुलहस्ती हाइड्रो पावर स्टेशन किस नदी पर स्थित है? दुलहस्ती हाइड्रो पावर स्टेशन आपका किस नदी पर है बताइए? सतलज पे। किस पे है? सतलज पे है दुलहस्ती हाइड्रो पावर स्टेशन। नेक्स्ट देख लीजिए, तीस्ता जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो तीस्ता जो है आपकी, ये किसकी है? ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी और सिक्किम राज्य में। 148 का डी हो जाएगा। फिर 48 का आपका वही क्वेश्चन पूछा है, तीस्ता जल विद्युत परियोजना किस पे है? सिक्किम पे है। 148 का डी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए, पोंग बांध किस नदी पर बनाया जा रहा है? तो पोंग बांध किस नदी पर बनाया जा रहा है दोस्तों? पोंग बांध आपका बनाया जा रहा है ब्यास नदी पर। पोंग कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में है। हिमाचल प्रदेश में है और ब्यास नदी पर बनाया जा रहा है। नेक्स्ट देख लीजिए, नॉर्मन बोरलॉग जो हरित क्रांति के जनक माने जाते थे किस देश से हैं? तो किस देश से हैं ये आपके हरित क्रांति के जनक? यूएसए से हैं। ठीक है, नॉर्मन बोरलॉग यूएसए से संबंधित हैं। भारत में जो हरित क्रांति जिसका संबंध गहरा है उसका क्या नाम है? उसका नाम है डॉक्टर स्वामीनाथन। अगर आपसे पूछें कि भारत में किसने सबसे ज़्यादा एम्फेसाइज किया हरित क्रांति या ग्रीन रिवोल्यूशन पे, आप बताएंगे डॉक्टर स्वामीनाथन में। ठीक है, नॉर्मन बोरलॉग पूरे वर्ल्ड लेवल पे हैं। हरित क्रांति से गहरा संबंध किसका? मैंने बता दिया आपको, डॉक्टर स्वामीनाथन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, हरित क्रांति से सर्वाधिक उत्पादन निम्न में से किस खाद्यान्न का हुआ? सबसे ज़्यादा किस पे हुआ था इफेक्ट ग्रीन रिवोल्यूशन का? गेहूं पे हुआ था। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए, गुलाबी क्रांति से संबंधित क्या है? गुलाबी क्रांति से संबंधित आपका क्या है? प्याज। पिंक रिवोल्यूशन संबंधित है। नेक्स्ट, नीली क्रांति से क्या संबंधित है? नीली क्रांति से क्या संबंधित है इसमें से? मत्स्य यानी कि मछली पालन, वो आपका किससे संबंधित है? ब्लू रिवोल्यूशन किससे संबंधित है? फिशेस से। 155 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए, किस महीने में रबी फसल की बुआई होती है? तो बताइए किस महीने में होती है रबी फसल की बुआई दोस्तों? अक्टूबर से नवंबर में रबी फसल की बुआई होती है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, कौन सी खरीफ फसल नहीं है? कौन सी खरीफ फसल नहीं है दोस्तों इसमें से? चना। चना जो है वो आपकी खरीफ फसल नहीं, चना कौन सी? चना आपकी रबी फसल है। नेक्स्ट देख लीजिए, कौन सी रबी फसल नहीं है? 158 है, बताइए कौन सी नहीं? भिंडी। भिंडी जो है वो आपकी रबी फसल नहीं है। रबी खरीफ अगर आपको नहीं आता है तो रबी कब लगाई जाती है, कब काटी जाती है, और खरीफ इन दोनों को पढ़ लीजिए। दूसरा ये पढ़ लीजिए कि कौन सी फसल रबी होती है और कौन सी खरीफ होती है। इंपॉर्टेंट है, आता है कई बार प्रश्न में। नेक्स्ट देख लेते हैं, नगदी फल में कौन से सम्मिलित नहीं है? नगदी फसल है, बताइए कौन से सम्मिलित नहीं है? गेहूं। गेहूं जो है वो कैश क्रॉप नहीं आती। कैश क्रॉप बोलते हैं, कैश क्रॉप का मतलब क्या होता है? जिन क्रॉप्स को आप जैसे ही देंगे तुरंत आपको पैसा मिल जाएगा, जैसे गन्ना, कपास, जूट, ये कैश क्रॉप होती है। गेहूं जो है वो नगदी फसल में सम्मिलित नहीं है। 159 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्न में से कौन सा एक गेहूं की फसल का रोग है? तो कौन सा एक गेहूं की फसल का रोग है दोस्तों? रस्ट। रस्ट जो है वो गेहूं की फसल का रोग है। ठीक है, गेहूं की फसल का रोग पूछेंगे तो आप बताएंगे रस्ट होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, कल्याण सोना एक किस्म है। कल्याण सोना क्या है? कल्याण सोना ये गेहूं की एक किस्म है। ठीक है, 161 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए, कौन सी एक खरीफ फसल है? तो कौन सी खरीफ फसल इसमें से बताइए मुझे ज़रा सा आप लोग। सोयाबीन। सोयाबीन जो है वो एक खरीफ की फसल है। बाकी सरसों, गेहूं ये सब क्या है? रबी फसल है। 162 का डी हो जाएगा। कौन सी एक खरीफ की फसल नहीं है? कौन सी नहीं है दोस्तों? चना। चना जो है वो खरीफ की फसल नहीं है, रबी फसल है। नेक्स्ट देख लीजिए, पूसा सुगंधा किसी की सुगंधित किस्म है? पूसा सुगंधा एक किस्म है धान की। ठीक है, धान की एक किस्म है पूसा सुगंधा। 164 का सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी एक फसल श्वेत स्वर्ण के नाम से जानी आती? कौन सी जानी आती? व्हाइट गोल्ड किसको बोलते हैं? बिल्कुल सही, कपास को बोलते हैं। कॉटन को हम लोग व्हाइट गोल्ड भी बोलते हैं। नेक्स्ट देख लो, गन्ने का बीज उत्पादित किया जाता है। गन्ने का बीज कहाँ उत्पादित करते हैं दोस्तों? एसबीआई कोयम्बटूर में। गन्ने का बीज जो सीड होते हैं ना गन्ने के, वो कहाँ उत्पादित किया जाता है? एसबीआई कोयम्बटूर में। 166 का डी हो जाएगा। भारत में सोयाबीन का अग्रणी उत्पादक कौन सा राज्य है? तो कौन सा है दोस्तों? अग्रणी उत्पादक कौन सा राज्य है दोस्तों? मध्य प्रदेश। सबसे ज़्यादा सोयाबीन जो होती है वो मध्य प्रदेश में ही पाई जाती है। 167 का क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट देख लीजिए, केसर की सबसे अधिक मात्रा कहाँ उत्पन्न होती है? तो केसर की सबसे अधिक मात्रा कहाँ उत्पन्न होगी? कश्मीर में। सबसे ज़्यादा केसर जो है वो आपके कश्मीर में मिलता है। 168 का बी। कौन सा फसल चक्र पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त समझा जाता है? तो कौन सा है दोस्तों बताइए इसमें से? 169 का ए। धान, मक्का, गेहूं, ये वाला जो फसल चक्र है सबसे उपयुक्त माना जाता है अपने उत्तर प्रदेश के लिए। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं,
भारत में जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल कहाँ है, तो कहाँ है बताइए, ये तो आपको पता होगा, पश्चिम बंगाल में है। जूट सबसे ज़्यादा कहाँ मिलता है, पश्चिम बंगाल में, 170 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट, कॉफ़ी बोर्ड कहाँ पर स्थित है, तो कॉफ़ी बोर्ड आपका कहाँ पर स्थित है, कॉफ़ी बोर्ड आपका बेंगलुरु में स्थित है, ठीक है। कॉफ़ी बोर्ड कहाँ पर है, बेंगलुरु में। कॉफ़ी बोर्ड आपका बेंगलुरु में हो गया। नेक्स्ट देख लेते हैं, चाय बोर्ड कहाँ पर स्थित है, तो चाय बोर्ड जो आपका है दोस्तों वो कहाँ पर है, मेघालय में स्थित है। कहाँ पर, सॉरी मेघालय गया, गड़बड़ कर दी, कोलकाता में स्थित है। कहाँ पर स्थित है ये, कोलकाता में स्थित है, ठीक है। चाय बोर्ड कहाँ पर है, चाय बोर्ड आपका कोलकाता में स्थित है। नेक्स्ट देख लेते हैं, तंबाकू बोर्ड कहाँ स्थित है, तो तंबाकू बोर्ड कहाँ पर स्थित है दोस्तों, गुंटूर आंध्र प्रदेश में, ठीक है। तंबाकू केंद्र कहाँ पर है दोस्तों, तंबाकू आपका है गुंटूर आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट देख लेते हैं, भारत में सर्वाधिक दुग्ध देने वाली बकरी की नस्ल कौन सी है, जमुनापारी। सबसे ज़्यादा दूध अगर पूछे कौन सी बकरी देती है तो आप बताएंगे जमुनापारी सबसे ज़्यादा दूध देती है। नेक्स्ट देख लीजिए, ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है, तो ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है, दूध उत्पादन एवं वितरण से है। 174 का डी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, किसे श्वेत क्रांति का जनक कहा था। श्वेत क्रांति यानी कि व्हाइट रिवोल्यूशन किससे संबंधित है, ये दूध से संबंधित है। कौन इसको जनक कहा था, वर्गीज कुरियन को। 175 का बी हो जाएगा, वर्गीज कुरियन। नेक्स्ट देख लेते हैं, भारत का सबसे महत्वपूर्ण खनिज युक्त रॉक तंत्र कौन सा है, तो कौन सा है बताइए, धारवाड़। सबसे ज़्यादा जो खनिज पाए जाते हैं कहाँ पाए जाते हैं, धारवाड़ में। सीसा, लोहा, सोना, ये सब कहाँ पाया जाता है, धारवाड़ में। नेक्स्ट देख लेते हैं, विंध्य शैलों में जिसके वृहद भंडार पाए जाते हैं वो कौन सा है, तो कौन सा है दोस्तों, वो चूना पत्थर। 177 का ए है चूना पत्थर, उसके वृहद भंडार पाए जाते हैं विंध्य के शैलों में। भारत में लौह अयस्क निम्न में से किस क्रम की शैलों में पाया जाता है, तो किसमें पाया जाता है दोस्तों, सी। धारवाड़ में ये सारे खनिज पाया जाते हैं, तो 178 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए, कौन लौह लौह क्षेत्र है, तो कौन सा है इसमें से लौह क्षेत्र, कुंद्रेमुख। कुंद्रेमुख जो है वो क्या है आपका, एक लौह क्षेत्र भी है। 179 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, किस राज्य में तांबा सबसे अधिक भंडार है, किस राज्य में तांबा का सबसे अधिक भंडार बताइए। 180 का क्या होगा, राजस्थान। राजस्थान में तांबा सबसे ज़्यादा मात्रा में मिलता है। नेक्स्ट देख लीजिए, भारत में टिन का संसाधन वाला एकमात्र राज्य कौन सा है, तो कौन सा है दोस्तों, ये छत्तीसगढ़ है। टिन सबसे ज़्यादा संसाधन जो मिलते हैं वो कहाँ मिलते हैं, छत्तीसगढ़ में है। तालचेर एक प्रसिद्ध कोयला क्षेत्र है, ये कहाँ पर है दोस्तों, ये आपका उड़ीसा में है, ठीक है। तालचेर प्रसिद्ध कोयला क्षेत्र है, ये कहाँ पर है दोस्तों, ये आपका उड़ीसा में है। नेक्स्ट देख लेते हैं, भारत में लिग्नाइट कोयला के विशालतम भंडार कहाँ पर है, वो तमिलनाडु में है। 183 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। विशालतम भंडार कहाँ पर है दोस्तों, ये आपके हैं तमिलनाडु में। 103 का आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, तलचिर एक प्रसिद्ध कोयला क्षेत्र है। तलचिर एक प्रसिद्ध कोयला क्षेत्र है, कहाँ पर है बताइए जल्दी से, इसको फटाफट से बताइए, जल्दी खत्म करना है। बिल्कुल सही, सी में, उड़ीसा में। तलचिर कहाँ पर है एक प्रसिद्ध कोयला क्षेत्र, उड़ीसा में। 122 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, भारत में लिग्नाइट कोयला के विशालतम भंडार हैं, कहाँ पर है बताइए। 183 का है दोस्तों, डी, तमिलनाडु में। तमिलनाडु में लोहे लिग्नाइट कोयला सबसे ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है। 183 का आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए, झारखंड में कोयलाई खान कहाँ है बताइए, तो आप लोगों को पता होगा कहाँ पर है, झारिया में। झारिया में क्या है, झारखंड की कोयले की खान है, ठीक है। 184 का ए में। नेक्स्ट देख लेते हैं, झारखंड में कोयलाई खाने क्या है, झरिया में है। जादूगोड़ा किस लिए प्रसिद्ध है, तो जादूगोड़ा किस लिए प्रसिद्ध है बताइए, यूरेनियम के लिए। जादूगोड़ा किसके लिए प्रसिद्ध है, यूरेनियम के लिए। 185 का डी। नेक्स्ट देखिए, 186 का सतारा किसके लिए प्रसिद्ध है, सतारा किसके लिए प्रसिद्ध है बताइए। सतारा किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, जल्दी से बताइए फटाफट से। पवन ऊर्जा संयंत्र के लिए। किसके लिए है, पवन ऊर्जा या फिर विंड मिल के लिए, संयंत्र के लिए सतारा सबसे ज़्यादा बेस्ट है। नेक्स्ट, भिलाई स्टील प्लांट भारत सरकार तथा निम्नलिखित में से किस एक का संयुक्त उपक्रम है, किसका है बताइए। 187 किसका है, ए, रूस का। एक तो प्लांट जो है वो भारत सरकार के द्वारा है, और साथ ही साथ किसका है संयुक्त उपक्रम, ये भिलाई स्टील प्लांट रूस का। रूस और भारत की ये संयुक्त उपक्रम है। 187 का हो जाएगा आपका ए। नेक्स्ट देख लेते हैं, सूची मिलानी है यहाँ पर आपको, बताइए जल्दी से कौन सा कहाँ पे है, जल्दी बताइए। काकीनाडा तो जूट है, काकीनाडा जूट है पश्चिम बंगाल में, ठीक है। उसके बाद है आपका कौन सा है बताइए जल्दी से, फटाफट देखिए और बताइए मुझे। 188 का क्या है, बी, विरुद्धनगर आपका कहाँ पर है, जूट में। विरुद्धनगर कहाँ पर है, जूट में है। नेक्स्ट देख लीजिए, नेक्स्ट कौन सा है, चन्नापटना। क्या है, चन्नापटना। चन्नापटना क्या है दोस्तों, देखिए दोस्तों यहाँ पर बताया आपको अभी, काकीनाडा कहाँ पर है, काकीनाडा जूट से संबंधित है, यानी कि 2 ऑप्शन हो जाएगा।
विरुद्धनगर किससे संबंधित है, वो आपका सूती वस्त्र से संबंधित है। चन्नापटना आपका रेशम से संबंधित है और भदोही आपका कालीन से संबंधित है। तो क्या हो जाएगा 2 3 4 1 ऑप्शन यानी कि बी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। फिर आपको सूची मिलानी है। ये क्या है दोस्तों, बालको। बालको कहाँ पर है दोस्तों, बालको आपका कोरबा में है, 2 नंबर है आपका। हिंडाल्को आपका यूपी में सोनभद्र में है, रेणुकूट पे, तो 4 नंबर हो जाएगा। इंडियन एल्यूमिनियम ये आपका किस पर है दोस्तों, इंडियन एल्यूमिनियम आपका हीराकुंड पे है, 1 नंबर पे है। और आपका कौन सा है, नालको। नालको किस पे है, कोरापुट पे है, तीसरे नंबर पे। 2 4 1 3 देख लीजिए कहाँ है, वही हो जाएगा। बालको कहाँ पर है, बालको आपका कोरबा में, हिंडाल्को रेणुकूट में, इंडियन एल्यूमिनियम हीराकुंड पे और नालको आपका कोरापुट में है। नेक्स्ट देख लीजिए क्वेश्चन। फिर यहाँ पे बताना आपको कौन सा किसके लिए फेमस है। आंवला जो है वो उर्वरक के लिए फेमस है, दूसरे नंबर पर। मोदी नगर किसके लिए फेमस है, रबर के लिए फेमस है, तीसरे नंबर पर। कानपुर जो है वो किसके लिए फेमस है दोस्तों, सॉरी कानपुर कह रही, हाँ, बाराबंकी किसके लिए फेमस है, बाराबंकी पॉलीफाइबर के लिए फेमस है। फिर कानपुर में विस्फोटक के लिए फेमस है। 2 3 1 4 जो ऑप्शन है यानी कि सी सही हो जाएगा। आंवला उर्वरक, मोदी नगर रबर, बाराबंकी पॉलीफाइबर और कानपुर विस्फोटक में है। नेक्स्ट देख लीजिए। सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है दोस्तों, ये आपका मैसूर में है, 191 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। भारतीय दलहन अनुसंधान कहाँ पर है, दलहन अनुसंधान बताइए कहाँ। दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ है दोस्तों, कानपुर में है, ठीक है। कहाँ पर है ये आपका कानपुर में है, 192 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, ये आपका कहाँ पर है दोस्तों, करनाल में है, 193 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, ये कहाँ पर है दोस्तों, ये आपका लखनऊ में है। नेक्स्ट देख लीजिए। भारतीय हीरा संस्थान कहाँ पर है, भारतीय हीरा संस्थान आपका सूरत में है, कहाँ पर है ये आपका सूरत में है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। भारतीय हीरा संस्थान कहाँ पर, मैंने बताया आपको सूरत में है, 196 का बी हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं। राष्ट्रीय दुग्ध विकास बोर्ड ये कहाँ पर है, मैंने भी आपको बताया जो डेयरी वाला है संस्थान वो कहाँ पर, करनाल में है। और दुग्ध विकास बोर्ड कहाँ पर है, ये आपका आनंद गुजरात में है, ठीक है, आनंद गुजरात में, 197 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए। राष्ट्रीय भारतीय चावल शोध संस्थान कहाँ पर है, ये आपका कहाँ पर है, भारतीय चावल शोध संस्थान कहाँ पर है दोस्तों, ये आपका कटक में है, कहाँ पर है, कटक में है, उड़ीसा में। तो ये कहाँ पे हो जाएगा आपका, भारतीय चावल शोध संस्थान आपका कटक उड़ीसा में हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए आपका केंद्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र ये कहाँ पर है, ये आपका झांसी में, 199 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन जो आपका है वो क्या है, केंद्रीय शुष्क भूमि अनुसंधान कहाँ पर स्थित है, ये आपका हैदराबाद है। तो अगर आपने इस वीडियो को इसके पहले देख लिया है आपने, मतलब पुरानी वाली वीडियो को, तो ठीक है। नहीं देखा है तो उसकी पुरानी वाली वीडियो को भी देख लीजिएगा। पूरा कंपाइलेशन से मैंने आपको 200 क्वेश्चन करा दिए हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, परीक्षा में कई बार पूछे जाते हैं, ठीक है। इसी तरह की चीज़ें आएंगी आपके एग्जाम में। आप अगर खुद से सॉल्व कर रहे हैं तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा और आप पे कितने मार्क्स आ रहे हैं इसमें। चैनल पे नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। पेट की परीक्षा के लिए पूरी कंप्लीट प्लेलिस्ट आपको चैनल पे मिल जाएगी। धन्यवाद।